Hello everyone, welcome to Leads Grid. So today we are going to discuss CAT 2020 Slot 1 LRDA पेपर. एक वीडियो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है. Slot 1 2021 LRDA पेपर हमने उसमें डिस्कस किया था. आज जो है वो हम लोग डिस्कशन करने वाले 2020 का Slot 1 पेपर. जो 2021 Slot 2 एंड 3 का पेपर है वो क्लास डिस्कशन के लिए शेड्यूल्ड है ऑलरेडी. तो जो डिस्कशन हो जाएगा तो हम उसका वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपडेट कर देंगे सो दैट यू कैन चेक दैट एज वेल. अभी के लिए 2020 का Slot 1 का डिस्कशन होगा. अगर आप में से कुछ लोगों ने नहीं भी दिया हुआ तो आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना पहले, उसके बाद ही डिस्कशन जो है वो अटेंड करना, वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा. लास्ट वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा, अच्छा लगा उनको. तो अगर यार अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो यार, काहे इतना शर्माते हो लाइक करने के लिए, तो ज़रूर कर दिया करो. ठीक है. आज डिस्कशन करेंगे स्लॉट 1 का. जो टेम्पो रहेगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा कि लास्ट जैसा मैंने डिस्कशन किया था. मैं बहुत ज़्यादा फास्ट भी जाने का मैंने ट्राई नहीं करा, बहुत ज़्यादा स्लो भी पेस नहीं किया. जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताता चला गया एंड आगे आगे हम लोग पजल जो है वो डिस्कशन करते गए. सेम हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, सीखने वाली होंगी, उन पर मैं थोड़ा टाइम दे दूंगा, बट जो अंडरस्टूड होगी उनको मैं एक लेवल पे बताकर देन आगे बढ़ जाऊँगा. हमारा मेन फोकस है स्ट्रेटजी पार्ट के ऊपर कि क्या हम लोग अलग वे में सोचें सो दैट एग्जाम कंडीशन में हमसे चीज़ें सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए. ठीक है. और जो 2020 का पेपर था, कैट का पेपर था, वो डिफरेंट पैटर्न पे था एज़ कम्पेयर टू 2021 के स्लॉट के. 2021 में हमारे पास 4 पजल्स थे, 6-6 वाले 2 और 4-4 वाले 2. बट यहाँ पर 2020 में हमारे पास में 5 पजल्स थे. क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, कैसा हुआ था, वो हम लोग अभी देखेंगे. शायद कुछ लोगों को ऑलरेडी पता हो, दैट डजेंट मैटर. अगर नहीं भी पता दैट इज कम्प्लीटली फाइन. हमारा मेन फोकस है एज अ पजल, हम किसी पजल को अगर देख रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या सोचना है वो हम लोग जो है वो इसमें सारा कुछ कवर अप करेंगे. ठीक है. स्टार्ट करते हैं भाई डिस्कशन के स्टार्ट में. फर्स्ट पजल आपकी स्क्रीन के सामने ये विजिबल है. एक बार मैं पजल्स आपको चेकआउट करा देता हूँ. फर्स्ट पजल हमारे पास था ये. सेकंड पजल था हमारे पास में ये आपकी स्क्रीन के सामने विजिबल है. थर्ड ये आपके सामने अवेलेबल है. फोर्थ आप ये चेक कर सकते हो. फिफ्थ जो है पजल वो आप ये चेक कर सकते हो. अभी आप देख पाओगे कि यार हमारे पास में ये एक पजल है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन का. देन हमारे पास में एक क्वेश्चन है 4 वाला. देन हमारे पास में एक और क्वेश्चन है 4 वाला. देन उसके बाद में एक और क्वेश्चन है हमारे पास में 4 वाला. देन हमारे पास में एक क्वेश्चन है 6 वाला. तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था 6 वाले 2 सेट्स और 4 वाले हमारे पास में 3 सेट्स अवेलेबल थे एज़ कम्पेयर टू जो 2021 का पेपर था जिसमें 4 ही पजल्स अवेलेबल थे. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में अभी भी ये डाउट रहता है कि यार 6 एंड 4 वाला ही आएगा. तो यार अभी कुछ भी फिक्स्ड नहीं है. ये पता चलेगा जब स्लॉट 1 वाले स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे कि एग्जैक्ट पैटर्न जो है वो क्या बनता है. जो स्लॉट 1 को बनेगा वही स्लॉट 2 एंड 3 को बनेगा. बट एज ऑफ नाउ हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या होगा. मे बी वो 5-5 के 4 पजल्स आ जाए, मे बी वो 6 एंड 4 वाला पैटर्न ही रिपीट हो. ACL का एक रिसेंट मॉक देख रहा था, उसमें एक 6 वाला आया और 2 5-5 वाले आए और एक 4 वाला आया. तो कुछ भी हो सकता है. आप बहुत ज़्यादा ना पहले से अपने माइंड में फिक्स करके मत चलो कि ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा, क्योंकि अगर हम वो चीज़ें लेकर चलते हैं ना माइंड में तो प्रॉब्लम हो जाता है. हमें वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए. हम लोग काम रह पाएँ तो काम रहने का एक ही तरीका है भाई, पहले से ही ये सोच के चलो कि कुछ अलग हो सकता है. अगर पहले से क्लियर होगा तो सहम नहीं जाओगे. उस टाइम पे जाकर अजीब सा फील नहीं करोगे कि यार ये क्या हो गया. ठीक है. और दूसरा चीज़ एक और बता देता हूँ पॉइंट, कि जब आप पेपर देने जाते हो तो आपका पेपर ओपन होगा, इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली मेंशन्ड होगा कि कितने आरसीज हैं, कितने वीए के क्वेश्चंस हैं, एलआर और डीआई में कितने क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, कितने पजल्स आ रहे हैं, 6-6 वाले 2 आ रहे हैं, 4-4 वाले 2 आ रहे हैं, वो मेंशन्ड होगा. सेम गोज फॉर क्यूए सेक्शन एज वेल. तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा. इट इज स्पेशली फॉर द स्लॉट 1 स्टूडेंट. स्लॉट 2 एंड 3 को तो पता चल ही जाता है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, बट स्लॉट 1 में भी आप इंस्ट्रक्शन से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या है कैसा है. ठीक है. चलो जी, अब आते हैं वापस मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं. डिस्कशन करते हैं अपना पजल्स के रिलेटेड कि कहाँ पर क्या है. अगर ओवरऑल एक ब्रीफिंग देना चाहूँ 2020 के स्लॉट 1 पेपर के ऊपर, आज मैंने ये पेपर देखा है फर्स्ट टाइम. 1-2 क्वेश्चन देखे हुए थे बट ओवरऑल पेपर का मुझे आइडिया नहीं था कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन हैं वो क्या बने हैं. आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको ओपन किया, फर्स्ट टाइम मैंने देखा, तो आज मुझे समझ में आया कि यार जब स्लॉट 1 का पेपर हुआ था तो लोग क्यों कह रहे थे कि LRDA जो है वो काफ़ी ईजी आया है, क्योंकि बाकी स्लॉट्स में उतना ईजी नहीं था जितना इस स्लॉट में जो है वो थोड़ा ईजी बन गया था पेपर. और नॉर्मल क्वेश्चन थे, किसी भी क्वेश्चन को आप हाथ लगाओगे वो आप सॉल्व कर ही लोगे. एक पजल थोड़ा सा बेटर था, वो भी अगर आपने टेबल फॉर्मेशन अच्छे से करा तो आप इजीली उसको कर सकते हो. अदरवाइज पेपर पूरा ऐसा है कि आप हाथ लगाओ सॉल्व कर दो, हाथ लगाओ सॉल्व कर दो, वैसे वाले क्वेश्चन है. ठीक है. चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पजल आपकी स्क्रीन के सामने विजिबल है. इट स्टेट्स एट इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस. टोटल हमारे पास में 5 सब्जेक्ट्स हैं. Due to a certain emergency situation, a few of the examinations could not be conducted for some students. एक ब्रीफिंग दे देता हूँ स्पेशली फॉर ईजी स्टूडेंट्स कि भाई हमारे पास में
CL में शायद, या CL में या IMS में हमने जब मॉक डिस्कशन किया है क्लास में, तो वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ चुका था। तो मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल कैट में सेम पजल जो आ चुका है, तो आप बहुत इजीली इसको रिलेट कर पाओगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मॉक में आया था और हमने डिस्कशन भी किया था, ठीक है। कह रहा ड्यू टू अ सर्टेन एमरजेंसी सिचुएशन अ फ्यू ऑफ द एग्जामिनेशंस कुड नॉट बी कंडक्टेड फॉर सम स्टूडेंट्स। कुछ एग्जामिनेशन जो है वो नहीं हो पाए कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। हैंस सम स्टूडेंट्स मिस्ड वन एग्जामिनेशन एंड सम अदर्स मिस्ड टू एग्जामिनेशन। कुछ स्टूडेंट्स ने एक मिस कर दिया या कुछ स्टूडेंट ने दो भी मिस कर दिए। Nobody missed more than 2 examinations. दोबारा से पढ़ते हैं। कह रहा ड्यू टू सर्टेन एमरजेंसी सिचुएशन अ फ्यू ऑफ द एग्जामिनेशंस कुड नॉट बी कंडक्टेड फॉर सम स्टूडेंट्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए, सम स्टूडेंट्स के लिए। Hence some students missed one examination and some other missed 2 examinations. कुछ का एक मिस हो गया, कुछ के 2 मिस हो गए। Nobody missed more than 2 examinations. किसी का भी 2 से ज़्यादा जो है मिस नहीं हुए। Then कह रहा है the board adopted the following policies for awarding marks to a student. If a student appeared in all the 5 examinations, अगर सारे के सारे 5 examinations में उसने appear किया है, then the marks awarded in each of the examination were on the basis of the scores obtained by them in those examinations. मान लो मैं पांचों के पांचों एग्जाम्स दे रहा हूँ, तो मेरे जो पांचों एग्जाम्स में स्कोर्स आएंगे वही कंसीडर किए जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इफ अ स्टूडेंट मिसेज ओनली वन एग्जामिनेशन, अगर वो मिस कर देता है, देन क्या होगा? देन द मार्क्स अवॉर्डेड इन दैट एग्जामिनेशन वाज द एवरेज ऑफ द बेस्ट 3 अमंग द 4 स्कोर्स इन द एग्जामिनेशन। अब 5 एग्जाम्स होने वाले थे, मान लो मैंने 5 में से 4 ही दिए, एक मेरा मिस हो गया। अब 4 में से किसी ऑर्डर में मैंने स्कोर किया होगा, तो टॉप 3 जो होंगे उन टॉप 3 का एवरेज स्कोर जो लिया जाएगा। एक जो स्कोर पेंडिंग है, जो 5वां एग्जाम मैंने नहीं दिया, तो उसमें टॉप 3 का एवरेज स्कोर मैं उस एग्जाम के लिए इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। देन देयर इज ऑल्सो कंडीशन फॉर इफ अ स्टूडेंट मिसेस 2 एग्जामिनेशन। अब मे बी मैं हूँ एग्जामिनेशन में 2 नहीं दे पाया, 5 एग्जाम से 2 मैंने दिए ही नहीं, मैं 3 ही एग्जाम्स दिया। तो 3 एग्जाम देने के चक्कर में क्या होगा? देन द मार्क्स अवॉर्डेड इन ईच ऑफ द वाज द एवरेज ऑफ द बेस्ट 2 अमंग द 3 स्कोर्स। तो अगर मैं 3 ही दिया हूँ तो टॉप 2 का स्कोर देखा जाएगा, उसका जो एवरेज होगा, अगर उसका जो एवरेज होगा वही मेरे लिए अल्टीमेटली जो 2 एग्जाम्स मिसिंग है उन दोनों का एवरेज वैल्यू उस जगह पर सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। देन कह रहा द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल बिलो, ईच ऑफ देम मिस्ड आइदर 1 और 2 एग्जामिनेशंस। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर आके उसने बोला कि सबने 1 या 2 एग्जामिनेशन जो है मिस करे हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने एक भी एग्जामिनेशन जो है मिस ना किया हो, ठीक है। यहाँ पर मेंशन था, इससे पहले कहीं पर भी गिवन नहीं था कि सबका ही कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। यहाँ पर क्लियरली बोला ईच ऑफ देम मिस्ड आइदर 1 और 2 एग्जामिनेशन, या 1 या 2 मिस होने वाले हैं। देन कह रहा द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ऑल्सो नोन। हमारे पास में 3 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तीनों को समझने का ट्राई करते हैं। कह रहा 4 ऑफ दीज स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ईच ऑफ द इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस एग्जामिनेशंस। जो इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है और सोशल साइंस है, इनमें 4 लोगों ने अपीयर जो किया है, ठीक है। अगर भाई साहब इनमें 4 लोगों ने अपीयर करा, मतलब 2 लोगों ने यहाँ पर अपीयर नहीं करा होगा, 2 लोगों ने यहाँ पर अपीयर नहीं करा होगा, 2 लोगों ने यहाँ पर अपीयर नहीं करा होगा, 2 लोगों ने यहाँ पर अपीयर नहीं करा होगा, दैट इज फाइन। देन अगला कह रहा था स्टूडेंट हु मिस्ड द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन। अब पॉइंट समझने वाला है। अगर बोल रहा है द स्टूडेंट हु मिस्ड द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, द स्टूडेंट, तो मतलब सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहा है, द स्टूडेंट। द स्टूडेंट्स नहीं बोल रहा, द स्टूडेंट हु मिस्ड द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन। तो मैं इसी पॉइंट की हेल्प से ही बोल सकता हूँ कि मैथमेटिक्स को मिस करने वाला कोई एक ही स्टूडेंट होगा, इट विल नॉट बी मोर देन दैट ऑफ 1, ठीक है। देन कह रहा वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु मिस्ड द हिंदी एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन। कोई एक स्टूडेंट जो है जिसने हिंदी मिस करा है, उसने किसी और एग्जामिनेशन को मिस नहीं करा। एंड द अदर स्टूडेंट हु मिस्ड द हिंदी एग्जामिनेशन आल्सो मिस्ड द साइंस एग्जामिनेशन। तो 2 स्टूडेंट हैं जो हिंदी मिस कर रहे हैं, एक स्टूडेंट ने हिंदी के अलावा कोई और मिस नहीं करा है, और दूसरा स्टूडेंट जो हिंदी मिस कर रहा है उसने हिंदी के साथ साथ साइंस भी अपना मिस किया है। सिर्फ ये डेटा मेरे पास अवेलेबल था। अब इसकी हेल्प से भैया क्वेश्चन का सॉल्विंग करना है। क्वेश्चंस का लैंग्वेज जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ आपको कि क्वेश्चंस का लैंग्वेज पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मे भी ऐसा हो सकता है आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, पूरी कहानी, राम कहानी आपने पढ़ ली, समझने का ट्राई करा, नहीं समझ में आया। काफ़ी चीज़ें आपको क्वेश्चन से कई बार क्लियर होती हैं, तो क्वेश्चन हमें रीड करना ही होगा, उसके बिना हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ को जल्दी सॉल्व करने का। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अपीयर फॉर द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि मैथमेटिक्स एग्जाम में कोई एक ही पर्सन ऐसा होगा जो अपीयर नहीं कर रहा होगा, देन कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अपीयर फॉर द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। तो A, C, F एंड E ऑप्शन में हैं, तो कैन वी से दैट B एंड D विल डेफिनेटली अपीयर इन द मैथमेटिक्स। बात समझ रहे हो? यही छोटी छोटी चीज़ें तो है यार। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि पूरा पजल आपका बन जाएगा, एक ऑप्शन आप यूज़ कर लोगे, क्वेश्चन का लैंग्वेज यूज़ कर लोगे, नहीं। हमें छोटी छोटी चीज़ें इतना हेल्प कर देंगी कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें फास्टली आगे बढ़ा पाएंगे। हमें छोटी छोटी चीज़ों पे चेकिंग नहीं करना पड़ेगा अगर मैं ये चीज़ों को ध्यान से रखूँ, ठीक है। मैंने लास्ट डिस्कशन के टाइम पे ऑलरेडी बोला था कि मैं अपना जो टेबल है वो अलग से बनाने का ट्राई करूँगा, सो दैट आप एक्चुअल में रिलेट कर पाओ कि हाँ जो हम लोग अपनी कॉपी पे सॉल्व कर रहे हैं और जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ वो कैसे एक्चुअल में आपस में कोरिलेशन बैठ रहा है, ठीक है। चलो अब आप कॉपी पे एक टेबल बनाओगे, मैं एक टेबल बना देता हूँ।
फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा आपके लिए मैं ये चीज़। हाँ जी, अभी टेबल जो है वो हमारे सामने बन चुका है। जो वैल्यूज़ हैं, मैंने अभी कोई भी वैल्यू नोट डाउन नहीं करा क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कौन सी वैल्यू कहाँ पर आएगा कहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा था हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अपेयर फॉर द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट मैथमेटिक्स में कोई एक ही होगा जो अपेयर नहीं करेगा, तो या तो वो ए होगा जो अपेयर नहीं करेगा, या सी होगा, या एफ होगा, या ई होगा। तो आई कैन से दैट बी एंड डी विल डेफिनेटली अपेयर। तो अगर बी एंड डी ने डेफिनेटली अपेयर किया होगा तो दिस 55 एंड दिस 100 विल डेफिनेटली बी यूज्ड। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में अपने पास में यहाँ पर 55 आना कंफर्म है, सिमिलरली यहाँ पर 100 आना भी कंफर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टूडेंट्स डिड नॉट अपेयर फॉर द इंग्लिश एग्जामिनेशन। यहाँ पर कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड आ चुका है, तो मैं चलो इसका सहारा नहीं लेता, रिस्की हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपेयर फॉर द हिंदी एग्जामिनेशन। भैया अगर मैं हिंदी एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, डी एंड डी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, देन कह रहा है सी, बी और सी ऑप्शन में नहीं है, डी है, ई है और एफ भी नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है यार विच व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपेयर फॉर द हिंदी एग्जामिनेशन। जिन्होंने हिंदी एग्जामिनेशन में अपेयर नहीं करा, तो अगर मैं उनकी ऑप्शंस की बात करूँ तो बी ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली सी भी ऑप्शन में नहीं है, सिमिलरली अपने पास में एफ भी ऑप्शन में नहीं है। अपने पास ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, डी है, ई है और ए है, डी है, ई है एंड ए है। ठीक है, मतलब बी सी एफ तो डेफिनेटली अपेयर किए होंगे। कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपेयर फॉर द हिंदी एग्जामिनेशन। तो अपने पास में तीन चीज़ें ऑप्शन में नहीं है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट वहाँ पर तो अपेयर हुआ ही होगा। मतलब इंग्लिश जो है, इंग्लिश के लिए हिंदी के लिए बात हो रहा है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ पर 80 का आना कन्फर्म है। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 80 का आना कन्फर्म है। सिमिलरली टेबल से अगर मैं एफ का वैल्यू लेना चाहूँ तो दैट विल बी 72, यहाँ पर आना कन्फर्म है। तो अभी तक मैंने कुछ ऐसा सॉल्विंग नहीं करा है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस मैं अपनी 5 वैल्यूज़ को फिल कर सकता हूँ, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार। हम लोग तो सोचते तक नहीं है इस चीज़ के बारे में, जबकि हमें हेल्प मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट जो मिस्ड द साइंस एग्जामिनेशन। देखो मुझे पता था इंग्लिश वाले 4 हैं, हिंदी वाले 4 हैं, साइंस वाले 4 हैं, सोशल स्टडीज़ वाले 4 हैं और मैथमेटिक्स वाले 5 हैं। अगर मैथ्स में कोई एक ही मिस कर रहा है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 5 लोग होंगे जो मैथमेटिक्स में अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब बात कर रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट्स हु मिस्ड द साइंस एग्जामिनेशन। साइंस एग्जामिनेशन की जो बात कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन में है अपने पास में ए है एक ऑप्शन, एक है बी ऑप्शन में, एक है डी ऑप्शन में दिख रहा है, ए बी डी ए बी डी ए बी डी, हाँ ए बी डी के अलावा कोई और नहीं, ए और नहीं। ठीक है, ए बी डी ही ऑप्शन में है। कह रहा है जिन्होंने मिस करा होगा साइंस में वो ए बी डी है, तो मतलब क्या हुआ, जो बचा कौन, सी बचा, ई बचा, एफ बचा, ये डेफिनेटली प्रेजेंट होने चाहिए साइंस में। आई होप सो मेरे बात जो है समझ पा रहे होगे। तो साइंस में अगर सी आने वाला है, साइंस में अगर ई आने वाला है, साइंस में अगर एफ आने वाला है, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि यार 100 विल डेफिनेटली बी प्रेजेंट हेयर, सिमिलरली 60 विल डेफिनेटली बी प्रेजेंट हेयर, सिमिलरली 88 विल डेफिनेटली बी प्रेजेंट हेयर। ठीक है, ये भी अपना काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो गया। हम लोग जो है टोटल 8 वैल्यूज़ जो हैं वो फिल कर चुके हैं भाई साहब, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, बाकी अगले 2 क्वेश्चन जो वो टीटा है, तो जहाँ तक हम लोग पहुँच सकते थे वहाँ तक हमने पहुँच लिया विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो कि एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग था, उसके अंदर हम घुसने का ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का और स्टेटमेंट द स्टूडेंट हु मिस्ड द एग्जाम मैथमेटिक्स एंड डिड नॉट मिस। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अब बात आती है हमारे पास ये वाले पॉइंट पे, इसको अंडरलाइन कर देते हैं रेड कलर के साथ, भैया दूर से नजर आया आपको ये वाला पॉइंट। कह रहा है ईच ऑफ देम मिस्ड आइदर 1 और 2 एग्जामिनेशन। सबने कम से कम 1 या 2 एग्जामिनेशन जो मिस करे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 से कम करें या 2 से ज़्यादा करें। ठीक है, चलो अब अगर किसी को भी 1 मिस करना है, अगर कोई 1 मिस करता है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट टॉप 3 जो वैल्यूज़ होंगी उनका एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन जो है वो 2 एग्जाम्स मिस करता है तो टॉप 2 का एवरेज निकाला जाएगा। अब ध्यान से समझो यार, कभी भी जो एवरेज वैल्यू होगी, देखो 2 चीज़ें हैं, एक वैल्यू ए है, ए नहीं बोल के कोई वैल्यू, ऐसे कोई वैल्यू बड़ी वैल्यू है, कोई वैल्यू छोटी वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं एवरेज निकालने की बात करता हूँ तो कहना ही से दैट एवरेज जो है वो इन बिटवीन ही आएगा। कभी भी एवरेज जो है वो इन बिटवीन आएगा, ना तो सबसे बड़ी वैल्यू से ऊपर जा सकता है, ना तो सबसे नीचे वैल्यू से छोटी जा सकता है। बात समझ में आ रही है यार? अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ, एवरेज सिंपली मीन्स दैट 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों का लिमिट तय हो गया, उस लिमिट के अंदर अंदर मेरे पास वैल्यू जो है वो आने वाली है। तो क्या कभी भी एवरेज की हेल्प से मैं हाईएस्ट वैल्यू रीच कर सकता हूँ? खुद से सोचो, हाईएस्ट वैल्यू, किसी भी एग्जाम का हाईएस्ट वैल्यू कभी भी एवरेज वैल्यूज के साथ में हम लोग रीच कर पाएंगे? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर एवरेज चाहिए 2 चीज़ों का सम होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, तो जितना भी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज होगी वो हाईएस्ट वैल्यू को रीच नहीं कर सकता, सिमिलरली लोएस्ट वैल्यू को भी रीच नहीं कर सकता। तो अगर मैं हर एक पर्सन की बात करूं तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए आसान होने वाली हैं। देखते हैं कैसे।
सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं, द बिगेस्ट वैल्यू फॉर ए विल बी इक्वल टू 80, तो 80 वैल्यू तो यार डेफिनेटली वो एग्जाम मैंने अपीयर किया होगा, क्योंकि कभी भी किसी भी एवरेज से मैं 80 पे रीच नहीं कर सकता, ठीक है। सेम गोज फॉर 60 एज वेल, कि भाई साहब मैं 60 भी कभी भी रीच नहीं कर सकता। अगर मुझे टॉप 3 का एवरेज चाहिए तो बॉटम मोस्ट वैल्यू 60 है, अगर वो किसी भी तरह से मैं एवरेज लूंगा मैं 60 वैल्यू पे रीच नहीं कर सकता, ठीक है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट बी, बी के लिए यहाँ पर 90 वैल्यू 100% पता है, सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 90 वैल्यू कैन नॉट बी रीच्ड, हमें क्लियर हो गया। सिमिलरली सबसे छोटा वैल्यू जो 55 है, दैट कैन ऑल्सो नॉट बी रीच्ड, दैट इज ऑल्सो फाइन। देन इफ वी टॉक अबाउट सी, we can see the biggest value to be equal to 100 and the smallest value to be equal to 75, तो we cannot reach 100, we cannot reach 75 as well, तो 75 जो है हमें कंफर्म हो गया कि यार ये वाली वैल्यू तो ऐसी है जो एग्जाम मैंने कंफर्म दिया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। दीप की बात करें, 100 सबसे बड़ा वैल्यू है और सबसे छोटा वैल्यू अपने पास में दीप का, ठीक है, तो यहाँ पर 70 आना कंफर्म है, ठीक है। अब यहाँ यहीं से आपको क्लियर हुआ होगा कि यार इंग्लिश में अगर 4 कोटे ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं, मुझे 6 स्पेसेस थे, 6 में से 4 फिल करने थे, तो आई कैन से दैट यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मारे हैं, मेरे पास एक कॉलम जो है वो फुली कंप्लीट हो गया, मुझे पता चल गया यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। अगर मैं ई के बारे में बात करूँ, ई में सबसे बड़ा वैल्यू है 95 का, तो 95 विल डेफिनेटली भी प्रेजेंट, क्योंकि एवरेज की हेल्प से मैं 95 पर रीच कर नहीं पाऊंगा। सिमिलर बेसिस पे सबसे छोटा वैल्यू विल बी 55, तो 55 विल डेफिनेटली भी प्रेजेंट, क्योंकि एवरेज की हेल्प से मैं 55 पे रीच कभी भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलो जी, और बात करते हैं एफ के लिए। एफ के लिए सबसे बड़ा वैल्यू 88, वो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। सिमिलरली सबसे छोटा वैल्यू है 72, तो 72 भी डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, वो ऑलरेडी फिल्ड ही है, तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प जो है वो इस पॉइंट पर तो नहीं मिला है, ठीक है। चलो जी, अब बात चलते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल लेकर मुझे समझाना पड़ेगा, तो मैं एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 नंबर लेते हैं। एक का वैल्यू है 5, रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्क्स की बात कर रहा हूँ। एक का वैल्यू है 5, एक का वैल्यू है 4, एक का वैल्यू है 3, एक का वैल्यू है 2, एक का वैल्यू है 1, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल जब ले ही रहे हैं तो अपने एंड से कोई भी कंडीशंस भी इम्पोज करा देते हैं। देखो, मान लेते हैं कोई एक वैल्यू मिसिंग हो, मान लेते हैं कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1 में से, इन पांचों में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है, जो मिसिंग होगी कैन बी दिस वन, तो जो एवरेज होगा वो टॉप 3 का एवरेज होगा, मुझे ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने बोला था कि मिनिमम वैल्यू हम लोग रीच नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लेते हैं टॉप मोस्ट वैल्यू जो था वो मिसिंग था, तो जो मुझे एवरेज लेना होगा टॉप 3 का लेना होगा, 432 का, देन अगेन आई कैन नॉट रीच 5, ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब बात करते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो एवरेज विल बी कंसिडर्ड फॉर 5, 3 एंड 2, बात समझ रहे होगे। सिमिलरली अगर मैं ये रिमूव कर देता हूँ देन एवरेज विल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल दीज 3। सिमिलरली अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो एवरेज विल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल दीज 3। अब एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, देखो मुझे ये पता था यार सबसे छोटा वैल्यू विल डेफिनेटली भी प्रेजेंट, तो इनको ब्लॉक कर देते हैं कि यार ये वाला वैल्यू तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, हमने ऑलरेडी बोला कि एवरेज के थ्रू मैं इनको रीच नहीं कर सकता, सिमिलरली एवरेज के थ्रू मैं इनको रीच नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं कंडीशन ये ले रहा हूँ कि लेट अस सपोज दैट अगर कोई एक ही वैल्यू मेरे पास मिसिंग होगा, मान लो ये वाला मिसिंग है या ये वाला मिसिंग है या ये वाला मिसिंग है, अगर ये वाला मिसिंग होता है, ठीक है, ये वाला मिसिंग है वैल्यू, तो मैं इसका और इसका एवरेज लूंगा, वो वाला वैल्यू यहाँ पर इक्वेट हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर सेटिस्फाई होगा कि 5 + 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3 करूँ तो मेरे पास 4 आए, वो नहीं, वो एक्चुअल क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है या एक्चुअल क्वेश्चन की वैल्यूज है वहां पर आएगा। अभी हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो कंसेप्ट के अंदर गहराई में जाने का ट्राई करते हैं। मान लो मैंने 4 हटा दिया, तो 5, 3 एंड 2 का मैं एवरेज लूंगा, तो 3 से बड़ी वैल्यू आई कैन रीच, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर अदर वैल्यूज। भाई साहब इसमें नहीं कॉम्प्लिकेट मत करना प्लीज, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, मान लो मैंने 3 रिमूव करा, तो 5, 4 एंड 2 से मैं एवरेज निकालने का ट्राई करूंगा, ये एवरेज निकाली जा सकती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी बट कोई और वैल्यूज में मैं वैल्यूज निकाल सकता हूँ एवरेज के थ्रू। बट अगर मैं 2 वैल्यू रिमूव करता हूं तो 5, 4, 3, ये अगर 2 से बड़ी वैल्यूज का मैं एवरेज ले रहा हूं तो क्या कभी भी मैं 2 पे पहुंच पाऊंगा? बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो सेकंड लीस्ट वैल्यू है, जो सेकंड लीस्ट वैल्यू है वो भी 100% श्योर हूं मैं कि वो प्रेजेंट होगी ही होगी। एक और एग्जांपल या इसी एग्जांपल को थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। देखो ये वाला 100% प्रेजेंट है, ये वाला 100% प्रेजेंट है। अब मेरे पास जो लोएस्ट वैल्यू बची वो ये बची ना, ये बची, और मुझे एवरेज कौन सा लेना है? टॉप 3 का लेना है। या तो वो टॉप 3 में ये 3 वैल्यूज आ रही होंगी, या फिर टॉप 3 में ये वाली 3 वैल्यूज आ रही होंगी, या फिर टॉप 3 में जो है वो ये वाली 2-3 वैल्यूज आ रही होंगी। कोई भी 3 वैल्यूज आ सकती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कौन सी भी आएंगी, बट जो भी 3 वैल्यूज आएंगी उन 3 वैल्यूज का एवरेज लेकर मैं कभी भी 2 वैल्यू पे रीच नहीं कर सकता। ठीक है, अब मान लो 2 वैल्यूज जो मिसिंग होती हैं। अब 2 वैल्यूज मिसिंग होने के 2 फंडे हैं, 2 वैल्यूज मिसिंग होने के 2 फंडे हैं। एक,
अगर दो वैल्यूज मिसिंग है तो टॉप टू का एवरेज लिया जाएगा, तो दो वैल्यूज जो मिसिंग होंगी वो दोनों इक्वल आ जाएंगी। दैट इज अगर ये ए है तो ये है, मतलब दो वैल्यू सेम होनी चाहिए उस केस में, ठीक है। अब अगर दो मिसिंग हो गई, अब दो मिसिंग भी होती है, लेट इट भी हमारे पास 4 मिसिंग है, तो हम 5 और 3 का एवरेज लेंगे, टॉप 3 का 4 निकल आएगा हमारे पास, नॉट अ प्रॉब्लम। अब मान लो 3 मिसिंग है, मैंने 5 और 4 का एवरेज ले लिया, मेरे पास काम जो है वो चल गया। अब मान लो 2 मिसिंग है, मान लो 2 मिसिंग है, तो आप टॉप 2 का एवरेज लेकर कभी भी 2 पर पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। तो जो सेकंड लीस्ट वैल्यू है वो भी मेरे लिए 100% श्योर है कि यार ये वैल्यू कभी भी मिसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि टॉप 3 का एवरेज ले लूं या टॉप 2 का एवरेज ले लूं, मैं कभी भी जो सेकंड लीस्ट वैल्यू उस पर रीच नहीं कर सकता। अब देखो ना, मेरे पास 5 वैल्यूज हैं, एक फर्स्ट वैल्यू है, एक सेकंड वैल्यू है, एक थर्ड वैल्यू है, एक फोर्थ वैल्यू और एक फिफ्थ वैल्यू, 5 वैल्यूज हैं। अगर मैं फोर्थ वैल्यू को बनाना चाहता हूं तो टॉप 3 का एवरेज लूंगा तो मैं फोर्थ वैल्यू पे कभी भी रीच नहीं कर सकता। टॉप 2 का एवरेज लूंगा तब भी मैं फोर्थ वैल्यू पे कभी भी रीच नहीं कर सकता। जितना मैं मैक्सिमम इस कंसेप्ट को डिटेल में बता सकता था मैंने बताने का ट्राई करा। आई डोंट थिंक इसको और ज्यादा खींचने की जरूरत है, जिनको समझ में आना था वो आ गया होगा। क्लास में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था, क्योंकि डिस्कशन को दो महीने हो गए लगभग। अभी जो है वो टाइम उतना नहीं कि भाई हम लोग और ज्यादा इसमें डिटेलिंग में जाएं। एक बेसिक ब्रीफिंग के थ्रू आई होप सो आपको क्लैरिटी हो गया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। टॉप 3 की हेल्प से टॉप 3 का एवरेज लेकर कभी भी मैं फोर्थ वैल्यू पे रीच नहीं कर सकता। वही कंसेप्ट हमने यूज करा, और उसी चीज को यूज करते हुए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में जो सेकंड लीस्ट वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर 60 था, 60 के बाद में इस वैल्यू हमारे पास सेकंड लीस्ट कौन सी थी, 70 विल डेफिनेटली भी प्रेजेंट हियर। 70 जो है वो 100% प्रेजेंट होगा ही होगा। विदाउट 70 हम लोग आगे जो है वो बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। क्लैरिटी मिल गया जी, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बी के लिए बात करूं, मेरे पास सबसे बड़ा वैल्यू था 90, सबसे छोटा वैल्यू था 55, 55 से बड़ा वैल्यू था मेरे पास में 80। तो भैया सेकंड जो लीस्ट वैल्यू है 55 के बाद में 80, वो प्रेजेंट होनी चाहिए थी, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। सिमिलरली मैं बात करता हूँ इंग्लिश सी के लिए। सी में मेरे पास में 75 सबसे छोटी वैल्यू थी, 75 से बड़ी वैल्यू थी 80, राइट, यस। तो 80 प्रेजेंट होना चाहिए था, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। सिमिलरली वी टॉक अबाउट डी, डी के केस में 70 हुआ और 70 से बड़ा वैल्यू है 80, तो 80 शुड डेफिनेटली भी प्रेजेंट, 80 जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होगा, कंफर्म हमें हो गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आगे बढ़ने का ट्राई करूं, ईशा की मैं बात करूं, हमारे पास सबसे बड़ा वैल्यू था 95, सबसे छोटा वैल्यू था 55, 55 से बड़ा वैल्यू 60, 60 प्रेजेंट होना चाहिए था, वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, दैट इज कंप्लीटली फाइन। सिमिलरली अगर मैं एफ की बात करूं, एफ के केस में सबसे बड़ा वैल्यू था 88, सबसे छोटा वैल्यू था 72, तो 72 से जस्ट बड़ा वैल्यू 78, दैट शुड डेफिनेटली भी प्रेजेंट, तो हमारे पास में यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई, इतना हम लोग टेबल के फॉर्मेशन में पहुंच चुके हैं। अब ए के अंदर 2 वैल्यूज मिसिंग है, बी के अंदर 2 वैल्यूज मिसिंग है, सी के अंदर 2 वैल्यूज मिसिंग है, डी के अंदर 2 वैल्यूज मिसिंग है, ई के अंदर 2 वैल्यू मिसिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सिमिलरली एफ के अंदर 2 मिस हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मुझे नहीं पता। देखो हम लोग जो ए की 2 वैल्यूज फिल नहीं करी हैं वो हमें श्योर नहीं है अभी कि वो नहीं ही होगी प्रेजेंट, दैट कैन बी प्रेजेंट एज वेल, ठीक है। वो प्रेजेंट हो सकती है भाई साहब, हमें अभी नहीं पता उसके बारे में कि वो प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, ठीक है। चलो अब और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं भाई। हमारे पास में अब जो वैल्यूज बचती हैं, अब आपको एक्चुअल जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ फंक्शनिंग करके दिखा देते हैं, ठीक है। एक्चुअल जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ फंक्शनिंग करके दिखा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए के ऊपर, ठीक। अब ए के लिए मेरे पास जो वैल्यूज़ थी, अगर मैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँ, दैट वाज 80, देन अपने पास था 75 वैल्यू, देन अपने पास में 75 वैल्यू, देन अपने पास में 70 वैल्यू, देन अपने पास में 60 वैल्यू, ठीक है। जिनमें से हमें पता चल चुका है 80, 70 एंड 60 विल डेफिनेटली भी प्रेजेंट, ठीक है। अब मान लो कोई एक वैल्यू मिसिंग होता, मान लेते हैं। अब मैं आपके पास जो एक्चुअल एग्जांपल है वो आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज हमें मिल गई। अब मैं 80 की बात करूं, 70 की बात करूं, 60 की बात करूं, वो फिक्स थे कि वो आनी ही थी। अब लेट इट भी एक वैल्यू जो है ये नहीं आया, ठीक है। अगर ये वाला वैल्यू नहीं आता है तो मुझे टॉप 3 का एवरेज लेना, दैट इज 80, 75 एंड 70 का मैं एवरेज लूंगा। कितना आएगा? ऑब्वियस ही बात है भैया 75 एवरेज आएगा, तो जो वैल्यू पेंडिंग है वो आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो मिसिंग है, अगर दोनों मिसिंग होंगी तो टॉप 2 का एवरेज लूंगा 80 और 70 का, तो दोनों की दोनों 75 एंड 75 आ जाएगी, दैट इज ऑल्सो फाइन। मतलब क्या हुआ, ए के केस में आइदर 1 और 2, दोनों की दोनों भी मिस हो सकती हैं, 1 की 1 भी मिस हो सकती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे आगे बढ़ना होगा, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए सेम चीज़ मैं बी पे अप्लाई करा देता हूँ। अगर बी का मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँ, 90 वैल्यू था, 85 वैल्यू था, 85 वैल्यू था, देन अपने पास में वैल्यू था 80 एंड देन अपने पास है 55, ठीक है। हम लोग बोल चुके हैं 80 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, 55 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, 90 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, 85 एंड 85 हमारे पास बचा है। सेम कंसेप्ट यार, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक वैल्यू मिसिंग है, मान लेते हैं ये मिसिंग है या दूसरी मिसिंग है, कोई भी मिसिंग हो, टॉप 3 का एवरेज होगा, टॉप 3 विल भी, मान लो ये मिसिंग है, टॉप 3 विल बी दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों का अगर मैं एवरेज लूंगा दैट विल बी 85, तो एक मिसिंग वैल्यू विल बी 85, नॉट अ प्रॉब्लम। मान लो ये दोनों के दोनों मिसिंग है, तो एवरेज लेंगे टॉप 2 का 90 एंड 80 का, दैट विल बी 85, तो दोनों ब्लैंक्स पे 85 एंड 85 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर भी 1 और 2 मिसिंग है, यहाँ पर भी 1 और 2 मिसिंग है, हमें नहीं पता।
अगला पॉइंट अप्लाई करते हैं। चलो सेम, आई होप सो आपको क्लैरिटी मिल गया कि यार ABCDEF के ऊपर क्या फंक्शनिंग हो रहा है। अब और जो पॉइंट्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट कहता था द स्टूडेंट हु मिस्ड द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन। जिसने मैथमेटिक्स एग्जाम मिस करा है उसने कोई और एग्जाम मिस नहीं करा। तो मुझे यहाँ से एक हेल्प दिख रहा है कि भैया मैथमेटिक्स मिस करने वाला एक ही पर्सन है, दैट इज दिस वन, कोई और बचा नहीं है। तो कोई और बचा नहीं है तो मतलब ये तो डेफिनेटली मिस हुआ होगा। और जिसने मैथमेटिक्स मिस करा उसने कुछ और मिस नहीं करा, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ पर वैल्यू जो मिस नहीं हुई होगी। यहाँ पर वैल्यू कितना है, दैट इज फॉर 90, यहाँ पर 90 वैल्यू आ जाएगा। आई होप सो ये भी बात समझ में आ रही है, 90 वैल्यू शुड बी प्रेजेंट हियर, ठीक है। और एक पॉइंट और था अपने पास में, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3, हाँ ठीक है। अगर मैं सोशल की बात करूँ, अब आप सोशल में देख पा रहे होगे कि मेरे पास में 1 2 3 4 वैल्यूज चाहिए थी, मेरे पास ऑलरेडी 4 वैल्यूज आ चुकी हैं। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं एक पॉइंट जो हिंदी के लिए बचा था। कह रहा वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु मिस्ड द हिंदी एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन। जिसने हिंदी मिस करा उसने कोई और एग्जामिनेशन को मिस जो है वो नहीं करा है। और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने हिंदी को मिस करा तो साथ के साथ उसने साइंस को भी मिस जो है वो किया है, ठीक है। अब हिंदी को मिस करने की मैं बात करूँ तो भैया हिंदी जो है वो यहाँ पर भी मिस हो सकता है, यहाँ पर भी मिस हो सकता है, यहाँ पर भी मिस हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, हमें नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं 95 85, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं ईशा की बात करूं, यहाँ पर ईशा के ऊपर मैं फोकस करूं, मुझे ऑलरेडी पता था यार अगर 2 वैल्यूज मिसिंग होंगी तो 2 वैल्यूज को सेम आना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि टॉप 2 का एवरेज होगा, दोनों वैल्यूज जो है वो टॉप 2 के एवरेज के इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पर एक वैल्यू 80, चलो मैं पूरी वैल्यू लिख ही देता हूँ। एक सबसे बड़ी वैल्यू अपने पास में 95, देन अपने पास में अगली वैल्यू है 85, देन अगली वैल्यू है 80, देन एक वैल्यू अपने पास 60, एक वैल्यू है 55। कोई भी 2 वैल्यूज इक्वल नहीं है भाई साहब। अगर 2 वैल्यूज इक्वल ही नहीं है तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट एक ही वैल्यू मिसिंग होगा। और अगर एक ही वैल्यू मिसिंग है तो आई कैन से दैट ईशा के केस में हमारे पास में यहाँ पर 85 डेफिनेटली प्रेजेंट हुआ होना ही चाहिए। 85 भी प्रेजेंट ना हो दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सेम चीज़ क्या किसी और जगह पर अप्लाई हो रहा है। अगर मैं डी की बात करूँ, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 है। अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी में यहाँ पर अपने पास 85, यहाँ पर भी 85, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ए के लिए तो यहाँ पर भी 75, यहाँ पर भी 75। तो ई वाला कंडीशन ABCD पे अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ ई पे ही अप्लाई हो रहा था। तो ये थर्ड पॉइंट जो बचा इसको अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। कह रहा वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु मिस्ड द हिंदी एग्जामिनेशन, वो स्टूडेंट जो वो हिंदी एग्जामिनेशन को मिस कर रहा है, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने कोई और एग्जामिनेशन को मिस नहीं करा। एंड द अदर स्टूडेंट हु मिस्ड द हिंदी एग्जामिनेशन ऑल्सो मिस्ड द साइंस एग्जामिनेशन। फिगर आउट करने का ट्राई करते हैं। देखो मुझे ये पता चल गया कि यार इसने हिंदी एग्जामिनेशन मिस करा होगा, इसने हिंदी एग्जामिनेशन मिस करा होगा फॉर श्योर, ठीक है। अब कोई एक पर्सन ऐसा होगा जिसने हिंदी मिस करा है बट बाकी कोई भी मिस नहीं करा, मतलब यहाँ पर मिस करा बट यहाँ पर मिस नहीं करा होगा, या फिर यहाँ पर मिस करा और यहाँ पर मिस नहीं करा होगा। कोई एक सिनेरियो पकड़ लो, लेट इट बी एक हिंदी यहाँ पर मिस कर दिया बट यहाँ पर मिस नहीं करा, तो एक केस यहाँ पर 2 3 4 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर कोई नहीं आएगा, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा केस मान लो हिंदी वाला ये है, इसने हिंदी मिस करा बट साइंस को मिस नहीं करा, तो उस केस में क्या होगा 1 2 3 और 4 लोग यहाँ पर आ गए, तो अब यहाँ पर क्रॉस लगेगा। तो कैन आई से दैट इस जगह पर क्रॉस लगना तो तय है, चाहे मैं ऊपर वाला केस पकड़ूं चाहे नीचे वाला केस पकड़ूं, यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर क्रॉस जो है वो आना ही आना है कि यार ये वाला एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं किया गया, ठीक है। अब ये वाला क्लियर नहीं करा गया तो इन दोनों में से कोई एक होने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं भाई कौन सा है, 90 और 90 यहाँ पर आए। द अदर स्टूडेंट हु मिस्ड द हिंदी एग्जामिनेशन ऑल्सो मिस्ड द साइंस एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद हमें एग्जैक्ट निकालने का जरूरत ही ना पड़ रहा हो। पहला क्वेश्चन कह रहा था हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अपियर फॉर द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, हमें ऑलरेडी पता चल चुका है दैट वाज सी, तो हमने अपना आंसर दे दिया। विच स्टूडेंट डिड नॉट अपियर फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश में हमें ऑलरेडी बहुत पहले पता चल चुका है दैट वाज ई एंड एफ, तो अपना आंसर ये भी बन गया। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपियर फॉर द हिंदी एग्जामिनेशन, हिंदी एग्जामिनेशन में जो अपियर नहीं करे दैट विल बी ए एंड डी हमें कंफर्म हो चुका है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, सेकंड ऑप्शन। देन कह रहा व्हाट कैन बी बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट हु मिस्ड द साइंस एग्जामिनेशन, साइंस एग्जामिनेशन की बात करें दैट विल बी ए एंड बी कंफर्म नहीं है अभी तक, डी एंड बी कंफर्म नहीं है अभी तक, ए एंड डी कंफर्म नहीं भाई साहब, ये तो कंफर्म है कि आंसर नहीं होगा, बट बाकी का कंफर्म नहीं है। बिथी का कंफर्म है, तो बिथी एंड 1 आउट ऑफ ए एंड बी, ठीक है यार, ये हो गया। हमें फिगर आउट नहीं हो पा रहा था साइंस के लिए क्योंकि कोई और कंडीशन ही नहीं बचा। देन कह रहा हाउ मेनी आउट ऑफ द 6 स्टूडेंट मिस्ड एग्जैक्टली 1 एग्जामिनेशन, किन्होंने एग्जैक्टली 1 ही एग्जामिनेशन मिस करा है। देखो एक तो ये है जिसने एक ही एग्जामिनेशन मिस करा, एक ये है जिसने एक ही एग्जामिनेशन मिस करा, 2 ये हो गए। अब आउट ऑफ दीज इन दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जिसने कोई एक एग्जामिनेशन मिस करा होगा, तो आउट ऑफ 6 ओनली 3 स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने एग्जैक्टली 1 एग्जामिनेशन जो मिस करा है। देन फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन वी बी डिफिनेट अबाउट विच एग्जामिनेशन दे मिस्ड, ठीक है। फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी डेफिनेट अबाउट विच एग्जामिनेशंस दे मिस्ड,
और ठीक है, अगर मैं फॉर हाउ मेनी आउट ऑफ 6 स्टूडेंट मिस एग्जैक्टली वन, ठीक है, 5th और 6th क्वेश्चन के थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है, इसी वजह से वो अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है फॉर हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन वी डेफिनेट अबाउट विच एग्जामिनेशन दे मिस्ड। तो यार हम लोग बी के लिए श्योर हैं, हम लोग जो है वो सी के लिए भी श्योर हैं, हम लोग ई के लिए श्योर है, हम लोग एफ के लिए श्योर है, बट इफ वी टॉक अबाउट ए एंड डी हमें कंफर्म नहीं है कि उन्होंने कौन से मिस करे होंगे, तो हमारा आंसर होगा 4 ऑप्शन। ठीक है, आई होप सो क्लैरिटी मिल गया होगा। उतना टफ नहीं था यार क्वेश्चन, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। स्ट्राइक होना चाहिए, अगर थोड़ा भी मैथमेटिक्स आपका ठीक है तो वो स्ट्राइक होनी चाहिए थी कि यार एवरेज जो है वो रेंज के अंदर रहना चाहिए। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए देना पड़ा क्योंकि मुझे पता था अगर मैं थोड़ा सा इसको फास्टली करा दिया तो बहुत सारे लोगों को डाउट आ जाएगा, तो फिर जो पर्पस है ये डिस्कशन कराने का वो फिर फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया उस चीज़ को लेकर कि एवरेज के अंदर हमारी रेंज जो है वो बैठनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी बोला था जिनको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों का वो 1.25 या 1.5 की स्पीड को रिकमेंड करूंगा मैं कि आप वैसे चलाकर अपना जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने विजिबल है, एक बार इसको रीड कर लो। ठीक है, देन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रीड कर लीजिए इसको, करें स्टार्ट। चलो जी, आ जाओ। मैंने बहुत बार कराए हुए हैं ये क्वेश्चंस, पहले भी कराए थे, 2020 के टाइम पे भी कराए थे, तो स्टूडेंट्स ने नेल किया था, ऐसे क्वेश्चंस बहुत प्यार से कर लिए थे। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने आपको भी कराया भाईजान, आपको भी कराया। अगर आप ईजी स्टूडेंट हो और एज ए ईजी स्टूडेंट आप देख रहे हो तो टिक मार्क अप्रोच आपके दिमाग में एकदम अच्छे से मैंने घुसेड़ दिए, तो जहाँ पर अप्लाई होना होगा वहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे। कुछ लोग तो जहाँ पर नहीं भी अप्लाई करना होता वहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं, इतना उनको अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 10 म्यूजिशियंस हैं ए से लेकर जे तक, आर एक्सपर्ट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 प्रीकशन इंस्ट्रूमेंट्स, तबला, मृदांगम एंड घाटम। Among them 3 are experts in तबला but not in, ठीक है, another 3 are experts in मृदांगम, ठीक है, कुछ ठीक है, for the 2 are ठीक, ओके, कुछ कंडीशंस हैं, थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा, रोकते हैं, होल्ड पे डाला। The following facts are known about these 10 musicians, सर कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के अंदर भी घुसने का ट्राई करते हैं। कह रहा बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट्स इन, ठीक, बहुत नॉर्मल पॉइंट यार, पढ़ के समझ में आ जाएगा कि यार ये सिलेक्शंस में जैसे पॉइंट्स यूज होते हैं वैसे वाले पॉइंट्स हैं। तो मुद्दे की बात बचती है यार, क्या क्वेश्चन तो नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन आइदर मृदांगम और घाटम। देन हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली एन एक्सपर्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी यार बहुत हल्के हैं, बहुत हल्के क्वेश्चंस हैं। अगर थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा ब्रॉड पिक्चर देख पाते हो इन पजल्स को लेकर, तो आप फिगर आउट कर पाओगे बहुत ईजिली कि यार ये एग्जाम कंडीशन में डुएबल पजल है, इसमें कुछ फंसने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो टिक मार्क अप्रोच है, मैंने सिखाई हुई है ऑलरेडी, वही टिक मार्क अप्रोच अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। हमने बोला ए से लेकर जे तक हमारे पास पर्सन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं भाई साहब। ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, टेबल बना बनाया दिखेगा आपको, अच्छा लगेगा। लो जी, आपके सामने टेबल जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या है, मान लो मैं एक ही बात करता हूँ कि ए लाइक्स तबला, तो मैं ए के आगे टिक कर दूंगा। मान लो ए बोला गया ए डज नॉट लाइक एम, तो मैं यहाँ पर एम के आगे क्रॉस कर दूंगा। इस तरह से मैं टेबल चलाना। और दूसरा चीज़ यार, तबला को पूरा तबला, मृदांगम को पूरा मृदांगम लिखने का जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। मैं कई बार लिख देता हूँ समझाने के पर्सपेक्टिव से, बट यहाँ पर मैंने वो भी नहीं लिखा, टी एम जी लिखा, सबके इनिशियल डिफरेंट है, तो मैं अपना टाइम जो है वो सेव कर सकता हूँ। मैं क्यों अननेसेसरी जो है तबला को तबला पढ़ूँ, तबला को मत पढ़ो टी, मृदांगम को पढ़ो एम, आप इस तरह से फंक्शनलिटी अपना किया करो। ठीक है, चलो पहला पॉइंट कह रहा है बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट्स इन मृदांगम। ठीक है, ए एंड बी आर एक्सपर्ट्स इन मृदांगम बट ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन तबला। अच्छा, ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्लासेज एज वेल। ध्यान इस चीज़ पे ऊपर रखना है कि यार आप जो भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने ये बनाया है तो इसका ये मतलब है, जब मुश्किल घड़ी आएगा तो मुझे ये रिप्रेजेंटेशन मेरे काम आएगा। ये नहीं कि भाई मैंने कोई रिप्रेजेंटेशन बताया वो आपके लिए उतना अच्छे से वर्क ना कर रहा हो, कोई फायदा नहीं है। आपको वो रिप्रेजेंटेशन यूज करना है जो आपको समझ में आ रहा हो, आप रिलेट कर पाओ। तो मेरे लिए क्या 2 ऑप्शन हैं, अगर मुझे पता है यार ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन तबला, तो मैं या तो इसको सर्कल में कर दूंगा कि भाई साहब ये सर्कल है, आपस में कनेक्टेड है, एक पे टिक लगेगा, दूसरे पे क्रॉस लगेगा, दूसरे पे टिक लगेगा, पहले पे क्रॉस लगेगा। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी विल बी दिस वन, अदर पॉसिबिलिटी विल बी मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए, यहाँ पे लिख दूंगा बी, और मैं लिख दूंगा ए नॉट इक्वल टू बी। इट्स अप टू मी, जैसा मैं चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। मुझे अल्टीमेटली पल्ले पड़ना चाहिए कि भैया मैंने जो लिखा है उसका मतलब क्या है। जब थोड़ा सा क्वेश्चन का सॉल्विंग आगे बढ़ जाएगा तो मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, मैंने अपने लिए सर्कल लिख दिया, मुझे समझ में आ जाएगा एक जगह पे टिक लगना है, एक जगह पे क्रॉस लगना है। ठीक है, पहला पॉइंट यूज हो गया। सेकंड पॉइंट, डी इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड घाटम, तबला घाटम। ठीक है, बोथ एफ एंड जी आर एक्सपर्ट्स इन तबला, एफ एंड जी आर एक्सपर्ट्स इन तबला। ठीक है,
बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन मृदांगम, मतलब इन दोनों में से भी कोई एक जगह पे टिक लगेगा, एक जगह पे क्रॉस लगेगा। जैसा ए और बी के लिए फंक्शनलिटी था वैसा ही सेम फंक्शनलिटी एफ एंड जी पे भी अप्लाई हो रहा है। देन कह रहा है नाइदर ए नॉर जे इज एन एक्सपर्ट इन तबला, ठीक है। देन नाइदर एच नॉर आई, एच भी नहीं और आई भी नहीं, एक्सपर्ट इन मृदांगम, ठीक है, ओके। बट ओनली वन ऑफ देम इज एक्सपर्ट इन घाटम, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही जो है वो घातम में एक्सपर्ट रहेगा, ठीक है। वो सेम कंडीशन जो ए बी पे अप्लाई हुई वही एफ जी पे अप्लाई हुई, वही एच आई पे अप्लाई हुई। अब हमने बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा ऊपर अभी छोड़ा हुआ था कि यार उसको बाद में देखेंगे जब टाइम आएगा, ठीक है। देखने का ट्राई करते हैं। पहला पॉइंट था अमंग देम 3 आर एक्सपर्ट्स इन टेबल बट नॉट इन मृदांगम और घाटम, तो आई कैन से दैट 3 लोग ऐसे हैं जो ओनली तबला वाले हैं, ओनली टी वाले हैं, ठीक है। देन कह रहा है अनदर 3 आर एक्सपर्ट्स इन मृदांगम बट नॉट इन तबला एंड घाटम, तो आई कैन से दैट बाकी 3 जो हैं ओनली एम वाले भी हैं 3 लोग, ठीक है। देन कह रहा है 1 इज एक्सपर्ट इन घाटम बट नॉट, मतलब एक ऐसा है जो ओनली जी में जी को लाइक करता है, ठीक है। देन कह रहा है फर्दर 2 आर एक्सपर्ट्स इन तबला एंड मृदांगम बट नॉट इन घाटम, ठीक है। इसके लिए मैं टेबल बना लेता हूँ। क्या कहना चाहता है, टी एम जी, जब भी कॉम्प्लिकेशन अराइज होने लगे थ्योरी के फॉर्म में लिखने के लिए तो उसमें टेबल बना लो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि 2 टेबल अगर बनाने पड़े तो शर्माया मत करो, शादी में नहीं आए हैं कि एक ही थाली में आपको सब कुछ, भैया मीठा भी मिल जाए, खट्टा भी मिल जाए, दही भी मिल जाए, बिरयानी भी मिल जाए, सब कुछ एक जगह पर नहीं मिलेगा। हमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से जुगाड़ना पड़ता है। जुगाड़ोगे नहीं तो भाई जो लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे उनकी जो लिस्ट है उनमें आप शामिल हो जाओगे। हमें वो होना नहीं है, हमें तो उस लिस्ट में शामिल होना है जो कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो ये कह रहा है फर्दर 2 आर एक्सपर्ट्स इन तबला एंड मृदांगम, तबला एंड मृदांगम में एक्सपर्ट्स हैं 2 लोग ऐसे हैं बट नॉट इन घाटम, ठीक है। और एंड 1 इज एन एक्सपर्ट इन तबला एंड घाटम, तबला एंड घाटम बट नॉट इन मृदांगम, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई यार, आउट ऑफ 10 3 लोग ऐसे हैं जो ओनली टी वाले हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो ओनली एम वाले हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो 1 लोग ऐसे हैं जो ओनली जी में है, 2 लोग ऐसे हैं जो टी एंड एम में है बट जी में नहीं, 2 लोग ऐसे हैं जो टी एंड एम में है बट जी में नहीं, और 1 पर्सन ऐसा भी है जो टी और जी में है बट एम में नहीं, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कहीं पर भी नहीं, मतलब तबला में भी नहीं, टी में भी नहीं, एम में भी नहीं, जी में भी नहीं, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं। टी में भी हो, एम में भी हो, जी में भी हो, ऐसा भी कोई पर्सन नहीं। तो भैया अगर ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है तो अपने लिए काम थोड़ा आसान हो गया ना। कैसे आसान हुआ काम? हमने क्या बोला कि यार नीचे एच और आई की जब हम बात कर रहे थे तो आई में हमारे पास में जी जरूर आना पड़ेगा, मजबूरी है। क्यों मजबूरी हुआ? कि भाई आई में ना तो तबला है ना तो दूसरे वाला एम है, वो भी नहीं है, तो ये आना पड़ेगा। अब ये पॉइंट कहता था नाइदर एच नॉर आई इज एन एक्सपर्ट इन मृदांगम बट ओनली वन ऑफ देम इज एक्सपर्ट इन घातम, तो भाई साहब इसमें कोई घातम में एक्सपर्ट होगा नहीं। अगर ये एक्सपर्ट नहीं है घातम में तो आई कैन से दैट यार तबला वाला होना पड़ेगा ये, ठीक है। अब मुझे ओनली घातम वाला एक मिलना था, वो मिल गया। ओनली घातम वाला एक मिलना था, ये मिल चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओनली घातम का पत्ता जो है वो साफ कर दिया कि भाई साहब ये तो ओवर हो गया, कट कर दिया मैंने, ठीक है। और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। ओनली टी वाला भी एक मिल गया टेबल, ओनली टी वाला भी एक मिल चुका है। भैया टी है, एम और जी नहीं है, तो हमने क्या करा, टी के साथ से भी एक पत्ता जो है गायब कर दिया। भैया 3 थे, हमने यहाँ पर कट करके 2 कर दिया कि 2 ओनली टी वाले मुझे और फिगर आउट करने हैं, 3 ओनली एम वाले फिगर आउट करने हैं, और जो ओनली जी वाला था वो हट चुका है, ठीक है। और क्या करें, हाँ ठीक है। डी के केस में अगर मैं बात करूँ, डी में आपको नजर आ रहा होगा ऑलरेडी टी एंड जी में टिक लग चुका है, तीनों जगह पे टिक लगना नहीं है, तो आई कैन से दैट यहाँ पर क्रॉस आना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, तो बड़ा सा बेटर, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस आना पड़ेगा, मतलब टी और जी में टिक लगे, टी और जी में टिक लगे और एम में क्रॉस लगे। वो ये वाला सिनेरियो था, मैंने कट कर दिया भाई साहब, यूज़ हो गया। जो यूज़ होता जा रहा है उसको कट करते जा रहे हैं, जो बचता जाएगा वो ऑटोमेटिकली फिल करते जाएंगे, ठीक है। और कुछ मज़ेदार, जे के लिए, ई के लिए, सी के लिए, ओके, ठीक है। क्या करें भाई, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो देखते हैं भाई क्या होता है। अगर मैं जी के, अच्छा अरे बहुत आसान हो गया। जी के लिए मुझे पता था यार, जी के लिए 2 ही कॉम्बिनेशन, चलो ये कर लेते हैं। जी के लिए ना मेरे पास 2 चीज़ें थी, क्या, एक ओनली जी वाला प्रेजेंट हो और एक प्रेजेंट था, ये पहले ही कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। अभी जो है हमें दोबारा से थोड़ा सा बैक ट्रैक करके चीज़ों को देखना पड़ेगा। देखो हमारे पास में गिवन था 3 आर एक्सपर्ट्स इन तबला, 3 तबले वाले थे, 3 ओनली एम वाले थे और एक ऐसा था जो ओनली जी वाला था। देन उसके बाद में 2 लोग ऐसे जो टी और एम में थे, जी में नहीं थे, और एक पर्सन ऐसा था जो टी में था, जी में था बट एम में नहीं था, ठीक है। तो टोटल एक था ओनली जी वाला और एक था हमारे पास में जी एंड टी वाला। 2 लोग थे जो जी में आने वाले थे, तो हमने जी के साथ में 2 डाल दिया, यहाँ पर 2 टिक लगने वाले थे। बट इफ वी टॉक अबाउट टी के केस में क्या था, 3 लोग ऐसे थे जो कि ओनली टी में आने वाले थे और 2 लोग यहाँ पर आने वाले थे, 1 लोग यहाँ पे आने वाला था, मतलब 6 लोग ऐसे थे जो टी के अंदर फिल होने वाले थे, 6 टिक लगने वाले थे इसमें।
सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट एम, एम के केस में अगर देखा जाए, एम के केस में क्या होने वाला है, एम के केस में 3 ये रहे और 2 ये रहे, 5 ये लोग आ गए, तो 5 यहाँ पर आने वाले, तो मतलब कंबाइंड तीनों को मिलाकर 6 + 5 + 2 13 टिक लगने वाले थे, 13 टिक्स लगने वाले थे, जिनमें से जी के अंदर ऑलरेडी 2 टिक लग चुके हैं। तो भाई साहब अगर 2 टिक लग चुके हैं तो मतलब हेयर इट विल बी क्रॉस 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 क्रॉस, सब जगह पर क्रॉस क्रॉस आना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अब जी के अंदर जब मैंने क्रॉस डाला, आपको दिख रहा होगा लास्ट रो, जे की रो की बात करें, दिख रही होगी भाई, जे की रो में कम से कम एक तो आना ही था, तो अगर एक आना था तो ओनली एम वाला एक मिल गया, मतलब यहाँ पर 2 है, ओनली एम वाले बच गए, एक फिल हो गया ऑल, ठीक है। और अब बचा अपने पास में है ओनली एम वाला एक यूज़ हो गया, ठीक है, जे वाला यूज़ हो गया, अपने पास बचा 2 ओनली टी वाले, ठीक है, 2 ओनली टी वाले, ए बी में हो नहीं सकता, ठीक है, सिमिलरली एफ जी में भी नहीं हो सकता, 2 ओनली टी वाले नहीं, इसमें एफ जी में एक मिल जाएगा। एफ जी में देखो ना, एफ जी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, या तो इधर टिक लगेगा, यहाँ पर क्रॉस लगेगा, अगर यहाँ पर क्रॉस लगा तो जी वो हो जाएगा ओनली टी वाला, और अगर यहाँ पर टिक लगा और यहाँ पर क्रॉस लगा तो एफ वो हो जाएगा ओनली टी वाला, ठीक है। मतलब एक ओनली टी वाला यहाँ इन दोनों जगह पर मिल जाएगा, ठीक है, इन दोनों जगह पर ओनली टी वाला मिल जाएगा। सिमिलरली ओनली एम वाला इन दोनों जगह पर एक मिल जाएगा, कन्फर्म है, बात समझ रहे होगे। मान लो यहाँ पर टिक लगा, यहाँ पर क्रॉस लगा, तो यहाँ पर ओनली एम बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर टिक लगा, यहाँ पर क्रॉस लगा, तो यहाँ पर ओनली एम वाला बन जाएगा, ठीक है। तो आई कैन से दैट यार एक ओनली टी वाला बचा और एक ओनली एम वाला बचा, और वो कहाँ पर एडजस्ट होने होंगे, वो एडजस्ट होने होंगे सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में ओनली एक बचा टी वाला और ओनली एम वाला बचा, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ पर टिक लगेगा, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर टिक लग जाएगा, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, या फिर यहाँ पर टिक लग जाएगा तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर टिक हो जाएगा। दोनों सिनेरियोज अपने पास में अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। चलो इसको अभी यूज़ ना करके क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स के ऊपर बढ़ते हैं आगे, शायद हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलना स्टार्ट होता है। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन आइदर एम और जी। एक्सपर्ट इन तबला, तबला में एक्सपर्ट हो बट एम और जी में ना हो। ये एच दिख रहा है, एक एच ही दिख रहा है, एक एच ही दिख रहा है, एच ऑप्शन में है ही है, तो अपना काम चल गया। अदरवाइज आप ऑप्शन से चेकिंग कर सकते थे कि भैया एफ की बात करूँ मैं, एफ के लिए अभी पॉसिबल है, सी की बात करूँ, सी के लिए पॉसिबल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ए की बात करूँ, ए के लिए भी पॉसिबल है, हमें नहीं पता, एच की बात करें वो डेफिनेट है, खत्म हो गई कहानी। हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन एम बट नॉट इन आइदर टी और जी। मतलब ओनली एम वाला चाहिए, ओनली एम वाला जे है, दिख रहा है ऑलरेडी, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत नॉर्मल चल रहा है। Which of the following pairs cannot have any musician who is an expert in both tabla and mridangam but not in ghatam? Cannot have any musician, cannot, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं जो पॉइंट मैंने छोड़ा था, बैक ट्रैक किया था, उसको वापस तो थोड़ा सा यूज़ करा देता हूँ, थोड़ा और डिटेलिंग में यूज़ करा देता हूँ। मेरे पास बचे थे 2 ओनली टी, 2 ओनली एम और एक टी एम और एक टी एम, 4 बचे थे मेरे पास, ठीक है। तो हमने क्या बोला, देखो अगर मैं ए बी की बात करूँ, ए बी के केस में क्या होगा यार, यहाँ पर टिक लगेगा, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, या फिर यहाँ पर टिक लगेगा, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। इन एनी केस मान लो एक केस पकड़ लेते हैं, यहाँ पर मुझे एक टी एम वाला मिल गया, मतलब ये वाला मिल गया, दूसरा क्रॉस और टिक मिला, मतलब ओनली एम वाला एक मिल गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले सिनेरियो की बात करूँ, सिर्फ कॉलम चेंज हो रहा है टी और एम का, सिचुएशन सेम है, यहाँ पर 2 टिक है, यहाँ पर 2 टिक है, यहाँ पर 2 क्रॉस है, यहाँ पर 2 क्रॉस है, यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर सर्कल है, तो जो कंडीशन ऊपर वही कंडीशन नीचे। अब क्या होगा, यहाँ पर टिक लगेगा, यहाँ पर क्रॉस लगेगा, तो यहाँ पर मुझे टी और एम वाले मिल जाएंगे, मतलब टी और एम वाले, एक टी और एम वाला ए बी पे एडजस्ट हो जाना है और एक टी एम वाला एफ और जी पे एडजस्ट हो जाना है। मतलब सी ई के लिए जो सिचुएशन बच रहा है वो बच रहा है एक ओनली टी का और एक ओनली एम का। आई होप से समझ में आ ही रहा होगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट हैव एनी म्यूजिशियन हु इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड मृदंगम। तबला और एम में मतलब कह रहा है कौन से ऐसे है जहां पर दोनों में ही, कैन नॉट है ना, हाँ दोनों में ही कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हो सकता जो टी और एम दोनों को लाइक करे, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ एफ एंड जी ऑप्शन की, भाई एफ में तो मुझे दिख रहा था ना, हो सकता है, ठीक है, एफ और जी में से हो सकता है, या जी में हो जाएगा या एफ में हो जाएगा, फाइन। सिमिलरली सी ई की बात करूँ, सी और ई का वैसे मुझे ऑलरेडी पता है कि यार ओनली टी और ओनली एम ही बचा है, तो वो सी और ई में आएंगे, बट फिर भी अगर मैं एज ऑफ नाउ इसको छोड़ना चाहूँ, मैं ए बी की बात करता हूँ। ए बी में मुझे ऑलरेडी पता है दोनों में से किसी एक जगह पर टिक लगेगा, दूसरी जगह पर क्रॉस बनेगा, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास में दोनों टी एंड एम मिल जाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सी एफ की बात करूँ, सी और एफ की, तो एफ में देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, तो कैन नॉट भी पूछा है, तो हमें तो नहीं पता भाई कि एफ में जो है वो डबल बनेगा या नहीं बनेगा, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, तो ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से भी मैं इसको फिगर आउट कर सकता था कि दिस विल बी माई आंसर। बट अगर आप डायरेक्टली सी या डी के ऊपर फोकस करना चाहते हो तो यू कैन ईजिली डू दैट। आपको पता है यार ए बी के अंदर और एफ जी के अंदर आपको एक टी एम और एक टी एम मिल जाएगा, तो आपके पास बचेगा कौन सा, एक ओनली टी और एक ओनली एम, तो एक ओनली टी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर टिक और यहाँ पर टिक लग जाएगा, या फिर यहाँ पर टिक और यहाँ पर टिक लग जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इफ सी इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम,
सी जो है अगर मृदांगम में एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है। एंड एफ इज़ नॉट, एफ जो है वो मृदांगम में एक्सपर्ट नहीं है, मतलब इसको एक्सपर्ट होना होगा, ठीक है। देन विच आर द थ्री म्यूजिशियंस हु आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट नॉट इन आइदर एम, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ओनली टी मुझे एक चाहिए था ऑलरेडी, सॉरी ओनली एम मुझे एक चाहिए था और वो मुझे ऑलरेडी इसकी फॉर्म में मिल चुका है, ठीक है। ए और बी में से कोई भी बनना होगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। वो कह रहा है यार थ्री म्यूजिशियंस में से हु आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट नॉट इन, सिर्फ और सिर्फ तबला का एक्सपर्ट मुझे चाहिए। तबला वाले 3 लोग थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तबला का ही एक्सपर्ट चाहिए होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको नज़र आने लग गया होगा यार, एक तो एफ है, ठीक है, एक एच है। एफ और एच कौन कौन सी ऑप्शन में है? एफ एच पहली ऑप्शन में ही है, बाकी में तो है ही नहीं, बचा एफ और एच और साथ में ई। तो ई के लिए हाँ ये भी मिल ही जाएगा कि यार यहाँ पर टिक है तो यहाँ पर क्रॉस आएगा, क्योंकि 5 टिक जो है वो पूरे हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ पर जो है वो अगला टिक आएगा, ठीक है। आप टारगेट करना अगर चाहते हो तो आप कैसे भी टारगेट जो है वो इसको कर सकते हो। दूसरा टारगेट पॉइंट चलो मैं अभी बता देता हूँ, सामने सामने ही आपके नजर आएगा। भैया मुझे 5 टिक्स चाहिए थे, एक यहाँ पर मिल गया, एक यहाँ पर मिल गया, एक यहाँ पर मिल गया, 3 ये हो गए। इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर मिल जाएगा, 4 हो जाएंगे, मतलब इसमें और इसमें अब जो है वो एक और टिक आएगा, ठीक है। दोनों जगह पर टिक एक साथ नहीं आ सकता। सिमिलरली अगर मैं टी पे सेम चीज़ अप्लाई करने का ट्राई करूँ, 3 टिक ये आ गए, एक टिक ये आ गया, 4, एक टिक इन दोनों में से एक जगह पर आना है, 5, तो एक टिक इस जगह पर या इस जगह पर आ जाएगा। तो जैसा भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपको प्रॉब्लम हो जाए। मेन बात है कि यार हम लोग कितना अच्छे से उसको हैंडल करते हैं। अगर मुझे हैंडल करना आता है, प्रेशर हैंडल कर पाता हूँ मैं, तो आई कैन डू दैट। भाई साहब मेरे हाथ में है फिर सारी चीज़ें, अगर मैं जानता हूँ करना तो मैं कर ही जाऊँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ऐसे वाला ही अगर कॉन्फिडेंस होगा तो ही चीज़ों को क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज तो भाई डर डर के तो बैठे ही हुए ऑलरेडी, सुधारनी है हमें चीज़ें। अगला क्वेश्चन ये देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मुझे मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन को पढ़कर देखकर, अच्छे बनाए जाते हैं, यहाँ पर गलतियाँ करने के चांसेस रहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ में एक एक पॉइंट को पकड़कर ध्यान से चलना पड़ता है। एक बार रीड कर लिए क्वेश्चन, देखे जी, अच्छा पेपर बना था यार, ऐसा ही बन जाए 2022 में, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। चलो कह रहा द लोकल ऑफिस of the app cab company evaluates the performance of the 5 drivers A, B, C, D, E for their monthly payment based on the ratings in the 5 different parameters P1 से P5 तक as given below। वो P1 से P5 तक कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, वो हमारा लेना देना नहीं, वो स्टोरी बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। Based on the feedback from the customers, the office assigns a rating of from 1 to 5 in each of these parameters. Each rating is an integer from a low value of 1 to a high value of 5। लो वैल्यू ऑफ 1 टू हाई वैल्यू ऑफ 5, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 1 वैल्यू छोटी है, 5 वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। द फाइनल रेटिंग ऑफ अ ड्राइवर इज द एवरेज ऑफ हिज रेटिंग्स इन द 5 पैरामीटर्स। जो 5 पैरामीटर में उसको रेटिंग मिलेगा, उसका एवरेज जो होगा उसका फाइनल रेटिंग होगा। द मंथली पेमेंट ऑफ द ड्राइवर हैज़ 2 पार्ट्स। भैया एक फिक्स इनकम मिलता है और दूसरा मिलता है जी बोनस। बोनस डिपेंड करता है उनकी फाइनल रेटिंग के ऊपर, जितना अच्छा फाइनल रेटिंग होगा वो मल्टीप्लाई होगा उनका किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ में, एंड उनका ओवरऑल वैल्यू जो है वो बन जाएगा सैलरी का, फिक्स पेमेंट प्लस बोनस के साथ में, ठीक है। अब आती है मेन बात, कह रहा है इफ अ ड्राइवर गेट्स अ रेटिंग ऑफ 1 इन एनी ऑफ द पैरामीटर, मतलब किसी भी पैरामीटर में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस दे दिया, तो उस केस में उनको 1 मिलेगा। तो 1 मिलने से उनको बोनस नहीं दिया जाएगा कि भाई साहब आपने ना एक्सीड कर दिया, आप ओवर द टॉप जाकर आपने जो है वो गेम खराब कर दिया, इस वजह से आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। सिमिलरली टू बी एलिजिबल फॉर अ बोनस अ ड्राइवर ऑल्सो नीड्स टू गेट अ रेटिंग ऑफ 5 इन एटलीस्ट 1 ऑफ द पैरामीटर। अब एक चीज़ और उन्होंने दोनों तरफ से फंसा लिया कि भैया आप बहुत ज़्यादा घटिया बिहेवियर भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खराब काम भी नहीं कर सकते, और अगर आप बोनस के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो आपको बेस्ट पॉसिबल जो पॉइंट्स है वो एक बार कम से कम अचीव करने पड़ेंगे। अगर एक बार भी अचीव नहीं करे तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। देन कह रहा है द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट था जहाँ पर मुझे लगा कि यार थोड़ा सा और अच्छा सा दे देते तो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कहाँ पर। पहला पॉइंट कह रहा है अरुण एंड वरुण हैव गॉट अ रेटिंग ऑफ 5 इन एक्जैक्टली 1 ऑफ द पैरामीटर्स, दैट इज कंप्लीटली फाइन। चंदन हैज गॉट अ रेटिंग ऑफ 5 इन एक्जैक्टली 2 पैरामीटर्स। मैं अलग से एक टेबल बना लूँगा क्योंकि आपको भी बनाना पड़ेगा अपनी कॉपी पे, तो मैं भी बना लेता हूँ, ठीक है। हमने बोला भैया ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इसको चलो गंदा टेबल बना लेते हैं थोड़ा, जैसे आप बनाओगे, आपको स्ट्रेट लाइंस का ऑप्शन नहीं है। मैं भी अपने हाथ से जितनी स्ट्रेट बना सकता हूँ उतनी स्ट्रेट, मैंने फिर भी अच्छी खासी बन गई यार ठीक है, फिर भी सीधी सादी बन गई, ज़्यादा गंदी नहीं बनी, ठीक। हमारे पास में 5 पैरामीटर हैं। अरे यार आज तो लाजवाब लाइंस बन रही हैं, शाबाश, मेरे हाथों का कमाल। P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है। जो जो फिक्स हैं वो फिक्स कर देते हैं ऑलरेडी, 4, 3, 2, 3, देन अपने पास में P5, 2, ठीक है।
अब ये गड़बड़ मत कर देना भाई साहब, ऊपर से वैल्यू उतारते हुए किसी और डब्बे में वैल्यू डालकर बैठ जाओ, डालकर बैठे रहोगे, सॉल्व करते रहोगे, कुछ और ही निकल के आता होगा और सोच रहे होगे यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहे। तो ये ध्यान रखा करो। एक बार क्रॉस चेक भी अगर करना चाहते हो स्टेज पे कर लो कि भाई P4 में 4 है, P4 में 4 है, देन P1 में 3 है, P1 में 3 है, देन P3 में 2 है, P3 में 2 है, देन P2 में 3 है, देन P2 में 3 है, देन P5 में 2 है, P5 में 2 है। ठीक है जी, सही रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा अरुण एंड वरुण हैव गॉट अ रेटिंग ऑफ 5 इन एग्जैक्टली वन ऑफ द पैरामीटर, मतलब 5 जो है वो एक ही बार आएगा। ठीक है, वरुण के लिए भी 5 जो है वो एक ही बार आएगा। सामने सामने लिख रहा हूँ सो दैट बार बार मुझे रिटर्न थ्योरी का जो स्टेटमेंट्स है वो ना पढ़ना पड़े। मैं हर बार चाहता हूँ कि मुझे ना पढ़ना पड़े भाई। अगर मैं बच पा रहा हूँ तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर मैं नहीं बच पा रहा तो मैं मजबूरी में फिर पढ़ने का ट्राई करूँगा। यहाँ पर बच पा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ तो मैंने लिख दिया। देन कह रहा चंदन हैज गॉट अ रेटिंग ऑफ 5 इन एग्जैक्टली 2 पैरामीटर, तो भैया 2 पैरामीटर में मिलेगी, दैट इज ऑल्सो फाइन, नोट डाउन कर लिया। कह रहा नन ऑफ द ड्राइवर्स हैज गॉट द सेम रेटिंग इन 3 पैरामीटर्स। अब इसमें मुझे थोड़ा सा मे बी मैं ओवर थिंक कर गया, मैं शायद ऐसा हो सकता है मैं ओवर थिंक कर गया, आपके माइंड में वो ना आए, बट मुझे ऐसा लगा नन ऑफ द ड्राइवर हैज गॉट द सेम रेटिंग इन 3 पैरामीटर्स का ये भी मतलब हो सकता है कि 3 में नहीं होगा, 4 में हो सकता है कि 4 पैरामीटर में वो सेम स्कोर कर ले। मेरे माइंड में आया, शायद आपके माइंड में भी आए, शायद आपके माइंड में ना आए। मेरे माइंड में ऐसा आया कि यार ऐसा भी हो सकता था कि मे भी मान लो किसी ने 5 स्कोर किया तो वो 3 बार 5 स्कोर नहीं कर सकता, वो 4 बार 5 स्कोर कर सकता है। या किसी ने 4 स्कोर किया, वो 3 बार 4 स्कोर ना करके 4 बार कर सकता है या 2 बार कर सकता है। वो ऐसा वाला सिनेरियो मेरे माइंड में आया था। बट एक्चुअल में जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाया गया उन्होंने इस तरह से बोला कि नन ऑफ द ड्राइवर्स हैज गॉट द सेम रेटिंग इन 3 पैरामीटर्स। तो 3 पैरामीटर अगर 4 में हो रहा है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 3 पैरामीटर में भी हो रहा है, तो 3 पैरामीटर में पॉसिबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली 4 में भी पॉसिबल नहीं होगा। मुझे लगा यहाँ पर थोड़ा सा और क्लैरिटी देने का जरूरत था, बट दैट्स फाइन भाई, हो गया, ऑलरेडी आ चुका है तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि यार हर पजल के लिए क्वेश्चन रीड किया करो। यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे और क्वेश्चन रीड करते ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई साहब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा कि आप कैसे क्वेश्चन रीड करते हो और आगे बढ़ने का ट्राई करते हो। क्वेश्चन कहता है जी इफ डी डज नॉट गेट अ बोनस। भाई साहब बोनस ना मिलने की 2 वजह हैं, रिकॉल कर पा रहे हो क्या वजह है? एक बार भी 5 ना मिलना, और दूसरा वजह 1 मिल जाना। अगर मुझे 1 रेटिंग मिल गया तो मुझे बोनस नहीं मिलेगा, और अगर मुझे 5 रेटिंग ना मिला तो भी मुझे बोनस नहीं मिलेगा। कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ हिज फाइनल रेटिंग डी के केस में। भाई साहब डी को एक बार 3 मिलना है, डी को एक बार 3 मिलना है, ठीक है, और मुझे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। एक बार तो भाई साहब 3 मिलना ही मिलना है, ठीक है। पहला वो वाला बोनस नहीं, हाँ बोनस ना मिलने का पहला कारण मान लेते हैं कि उसको 5 नहीं मिला। बोनस ना मिलने का पहला कारण मान लेते हैं उसको 5 नहीं मिला, इस वजह से उसको बोनस नहीं मिला। तो 5 नहीं मिला तो मतलब ठीक है 2 बार 4 दे सकता हूँ मैक्सिमम, 5 मुझे देना नहीं है। 3 एक बार और दे पाऊंगा, 3 बार मैं 3 दे नहीं सकता। सिमिलरली 3 बार 4 नहीं दे सकता, या 4 बार 4 नहीं दे सकता, या 4 बार 3 नहीं दे सकता, ठीक है। तो 2 बार 3 दे दिया, 2 बार 4 दे दिया, तो अब एक बार मुझे 2 देना पड़ेगा। इन सब का एवरेज निकालूंगा, 3 4 7, 7 4 11, 11 और 3 14 और 2 16। 16 को 5 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू विल बी इक्वल टू 3.2। 3.2 ऑप्शन में है, तो दैट कैन बी माई पॉसिबल आंसर। वो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ हिज फाइनल रेटिंग। तो यार 3.2 तो सबसे मिनिमम है एज पर द ऑप्शन, जो ऑप्शंस में अवेलेबल है। मतलब थोड़ा बहुत हाथ पैर मुझे मारना पड़ेगा कि शायद कोई और सिनेरियो बन जाए जिसमें बोनस ना मिले बट इससे बेटर वैल्यू आ जाए, तो उसको फिगर आउट करने का ट्राई करते हैं। अब मैंने बोला यार मे भी एक बार ऐसा हो कि 1 रेटिंग आ जाए। अगर 1 रेटिंग आ गया, 3 रेटिंग उसको मिलना ही मिलना है, 3 रेटिंग उसे ऑलरेडी मिलना ही मिलना है। एक बार जो 3 तो आना ही है। अब मान लो एक बार 1 आ गया, अब अगर एक बार 1 आ चुका है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर, हमें पता है। अब मैं क्या करूँगा, 2 बार 5-5 रेटिंग दे देता हूँ मैक्सिमाइज करने के लिए ओवरऑल वैल्यू। मैंने 5-5 दे दिया, वैल्यू मेरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब 2 बार 5 दे चुका हूँ तो एक बार 4 देना पड़ेगा अब, और क्योंकि मैक्सिमाइज करना है मुझे, मैक्सिमम रेटिंग ढूंढना है। तो कह रहा 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 10 18, 18 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 15 और 3.6 वैल्यू आ गया। तो 3.6 वैल्यू आ गया, मतलब ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, तो ये अपने पास वैल्यू बन गया। अब कोई और सिनेरियो बन नहीं सकता, 2 ही सिनेरियोस थे कि या तो 5 ना मिले तो हमारे पास बोनस नहीं मिलेगा, या फिर 1 अगर एक बार आ जाए तो बोनस नहीं मिलेगा। और मेरा टारगेट था मैक्सिमम फाइनल रेटिंग के ऊपर, तो मैक्सिमम फाइनल रेटिंग मैंने दोनों केसेस में चेक करा। यहाँ पर 3.6 वैल्यू आया, यहाँ पर 3.2 वैल्यू आया, तो 3.6 विल बी द फाइनल आंसर। मेरा आंसर हो जाएगा, मुझे कुछ और सोचने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लैरिटी मिल गया होगा। अब देखो मैंने बोला था कि यार जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो आपके सूझबूझ वाले पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि यार जो कंडीशन है, कहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई होनी है, अगर आप सामने उतार लोगे ना तो आपका काम काफ़ी आसान है।
अगर सामने उतारा होगा तो काफ़ी काम आसान है। यहाँ पर ये वाले पॉइंट को उतारने का जरूरत नहीं था कि यार अगर 1 एक बार भी ना आया या 1 एक बार भी आ गया तो मुझे बोनस नहीं मिलेगा, या फिर अगर 5 जो है वो एक बार भी नहीं आया तो मुझे बोनस नहीं मिलेगा। माइंड में रह जाएगा चीज़, इसलिए मैंने अलग से नोट डाउन नहीं करा। बट अगर आपको नीड लगता है कि यार मैं अलग से नोट डाउन करूँ, देन यू कैन डू दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप अलग से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, 2-3 और चलो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, आप भी क्या याद रखोगे। ठीक है, चलो कह रहा है ई गेट से बोनस। भाई साहब ई को बोनस मिलने वाला है, अगर ई को बोनस मिलने वाला है तो हमें थोड़ा सा और ध्यान से समझना चलना होगा। अगर बोनस मिलने वाला है तो 1 नहीं मिलेगा, कंफर्म बात है, 1 नहीं मिलेगा। अब टारगेट क्या है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ हिज फाइनल रेटिंग। यार ये तो ईजी है, 1 मिलना नहीं है, मिनिमम पॉसिबल रेटिंग ई के लिए मुझे ढूंढना है। और ई पे कोई कंडीशन था नहीं, ए पे कंडीशन था, बी पे कंडीशन था, सी पे कंडीशन था, ई पे देयर इज नो कंडीशन एट ऑल, तो आई कैन गो ऑन माई ओन। पहला पॉइंट बस मुझे ध्यान में रखना है कि ई में एक रेटिंग 2 मिलने वाला है। ठीक है, अगर ई में एक रेटिंग 2 का मिलने वाला है और मुझे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इस फाइनल रेटिंग चाहिए, तो मिनिमम के लिए एक और 2 रख दूंगा। ठीक है, अब 2 से ज़्यादा 2 रख नहीं सकता, तो आई विल हैव टू मूव ऑन टू 3, और 3 जो है 2 बार रख दूंगा। अब 3 भी 2 बार से ज़्यादा नहीं रख सकता, तो यहाँ पर मुझे 4 जो है वो रखना पड़ेगा। अब मैं इनको ऐड कर दूंगा भैया, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 को 5 से डिवाइड करा, 2 और 8 2.8 वैल्यू रीच कर गया, तो ये अपना आंसर बन गया जी। ठीक है, अब कोई व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इस फाइनल रेटिंग। ठीक है, बस एक बार चेक कर लेना भाई, हमने ई के बीच में कुछ गलती ना कराऊं। 2.8 ही बनना चाहिए वैसे, ई को गेट से बोनस। अरे गेट से बोनस भाई साहब, यहीं पे गड़बड़ होने वाला था, यहीं पे गड़बड़ होने वाला था, बच गए बाबू। हमारे पास में बोनस जो है वो मिलना है और मुझे मिनिमम रेटिंग चाहिए, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। अगर मुझे मिनिमम रेटिंग जो है वो चाहिए, देखो मुझे हिंट कैसे मिला कि हम लोग जो है वो गलत हो सकते हैं, हिंट मुझे कैसे मिला वो भी समझो, वो समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट चला गया है तो शायद थोड़ा लाइटिंग में प्रॉब्लम हो जाए, एडजस्ट कर लेना, बाकी एडिटिंग में सेट करने का ट्राई करूंगा, अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए एडजस्ट कर लेना। ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन था, इफ ई गेट्स अ बोनस व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ हिज फाइनल रेटिंग। एग्जामिनर बहुत चालू रहता है इन क्वेश्चंस में, जहां पर वैल्यू जितनी क्लोज है तो वो कभी भी ऑप्शन जो देगा तो वो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा उसके अंदर की ऑप्शन आंसर होंगी, बहुत हाई चांसेस है इसके। अभी जैसे ही 2.8 वैल्यू आया ना, मेरे माइंड में खनक गया यार। ऊपर वाले केस में भी 3.2 वैल्यू आया था, मेरा माइंड वहां पर खनका था यार। 3.2 वैल्यू जो मेरा सेटिस्फाई हो गया ना पहले केस में, एग्जामिनर ने चालाकी किया हो सकता है, तो हमने जैसे दूसरा केस बनाया हमारे पास 3.6 वैल्यू आया। सेम गोज फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, कि यार मिनिमम जब वैल्यू सेटिस्फाई हो जाता है ना, मिनिमम पॉसिबल मुझे चेक करना है और मिनिमम वैल्यू ही मेरा सेटिस्फाई हो गया। पहले क्वेश्चन में तो फिर भी चलो मैक्सिमम चेक करना था, मिनिमम सेटिस्फाई हो रहा था ऑप्शन, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट सेकंड क्वेश्चन में मुझे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है और सबसे छोटा वैल्यू जो ऑप्शन में था वही सेटिस्फाई हो गया, तो कुछ ना कुछ भाई साहब झोल है। तो झोल क्या था, हमारे पास में जो बोनस है वो मिलना चाहिए था। बोनस मिलने के लिए क्या कंडीशन था, 1 नहीं आना चाहिए और 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो मुझे 4 की जगह पर 5 जो है वो रखना पड़ेगा। या मैं इसको ऐसा करूं, पूरा ही हटा देता हूं। सबसे पहली कंडीशन ई के लिए 2 आना था और दूसरा कंडीशन 5 आना था, कंफर्म था। ठीक, मैंने डाल दिया। अब जैसे ही मैंने ये डाला, मैंने क्या बोला यार, एक बार 2 आ गया एक बार 5 आ गया, मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई, मुझे बोनस अब मिलेगा। बोनस मिलने के साथ साथ में मुझे और चीज़ का क्या ध्यान रखना है, मुझे मिनिमाइज करना है, तो मैं एक बार और 2 रखूंगा, कोटा फुलफिल हो गया। अब मैं एक बार 3 रखूंगा, एक बार 3 रखूंगा, इसको ऐड करते हैं भैया, 5 2 7 और 2 9, 9 और 3 12 और 3 15, 15 डिवाइडेड बाय 5, 3 वैल्यू आ गया। लो भाई साहब अपना आंसर आ गया, बच गए भाई, बच गए। बहुत बारी आप भी ऐसे एग्जाम कंडीशन में बचते होगे भैया, ये बचना जरूरी है हमारे लिए। अगर हम फंस गए तो हम लोग -1 के शिकार हो गए, अगर नहीं फंसे तो +3 मिल गया, हम लोग 4 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। बार बार बात होती है इस चीज़ की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इफ ऑल द 5 ड्राइवर्स गेट बोनस व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मंथली पेमेंट दैट अ ड्राइवर गेट्स। मंथली पेमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, मंथली पेमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ ऑल द 5 ड्राइवर्स गेट्स बोनस व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मंथली पेमेंट दैट। ठीक है, पहले में थर्ड में मिनिमम, फोर्थ में मैक्सिमम। चलो पहले थर्ड करते हैं, अगर नीड लगेगा थर्ड करने के बाद में उतना डिटेलिंग में अगर चले गए तो फोर्थ नहीं करेंगे, अगर लगेगा कि फोर्थ भी कर लेना चाहिए तो कर लेंगे। ठीक है, चलो, इफ ऑल द ड्राइवर्स गेट्स बोनस। ठीक है, अगर मैं एक ही बात करूं भैया, एक के केस में एक बार 4 मिलना कंफर्म है। ठीक है, 4 के साथ साथ में अपने पास एक बार 5 आना कंफर्म था, क्योंकि ऑलरेडी वो क्वेश्चन का डिमांड था, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि भैया 5 जो है वो एक बार आने वाला था। ठीक है, हमने उसको यूज़ कर लिया। अब जैसे ही 5 यूज़ कर लिया, मुझे क्या चाहिए, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। मिनिमम पॉसिबल मतलब मिनिमम फाइनल रेटिंग, तो मतलब मैं 2 बार 2 डालूंगा, 1 में डालूंगा नहीं क्योंकि बोनस सबको मिलने वाला है, अगर 1 डाल दिया तो बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3। व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 3 16। ठीक है, बी की मैं बात करूँ, सी की मैं बात करूँ, डी की बात करूँ, ई की बात करूँ, सबके लिए नोट डाउन करते हैं। बी की अगर बात करी जाए, 3 आना ही आना है, 5 भी कंफर्म आना होगा और 2 2 आ जाएगा और साथ में 3 आ जाएगा।
यही है, 3 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 3, ठीक है, 3 5 8 और 8 और 4 12 और 3 15, ठीक है। सी की बात करें, सी के केस में 2 ऑलरेडी है और 5 जो है वो 2 बार आना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ था 5 2 बार आना, तो इसका ध्यान रखना है हमें, 5 2 बार आने वाला है और मुझे मिनिमाइज करना है, तो मैं 2 एक बार और रखना चाहूँगा। अब 2 बार आ चुका ऑलरेडी, तो 3 एक बार रखना चाहूँगा, तो 2 और 2 4 और 3 7, 7 और 10 17, ठीक है, 5 5 10 और 4, हाँ ठीक है 17। देन हम बात करते हैं डी के ऊपर। डी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 3 वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब एक बार 5 लाना पड़ेगा बोनस लेने के लिए, ठीक है, और मिनिमाइज करना है, तो 2 बार 2 डालूंगा और एक बार जो 3 डालूंगा। व्हाट विल बी द वैल्यू, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 4 15, ठीक है। ई के ऊपर बात करते हैं। ई की सिनेरियो पे पकड़ा हमने, 2 आया, 2 के साथ में मुझे एक 5 चाहिए होगा, एक और 2 रखूंगा, 2 बार 2 और 3 रख दूंगा, खत्म कहानी। 5 और 2 7, 7 9, 7 2 9, 9 और 6 15, ठीक है। यहाँ पर अपने पास फाइनल रेटिंग आ गया 3, यहाँ पर अपने पास फाइनल रेटिंग आ गया 3.2, यहाँ पर अपने पास रेटिंग आ गया 3.4, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 3। अब ये मल्टीप्लाई किससे होना है, हर एक का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है भाई। यहाँ पर 200 है, यहाँ पर है अपने पास 100, यहाँ पर अपने पास वैल्यू 150, यहाँ पर अपने पास में वैल्यू है 200 का, ठीक है। अब 3.2 है, तो अपने पास में 25 इंटू 2 हो गया 50, 25 3 दैट विल बी इक्वल टू 800, ठीक है। 800 प्लस 1000, अपने पास वैल्यू आया 1800। तो ऑप्शन में अपने पास 1800 से छोटी वैल्यूज ही हैं, मतलब ए का तो भाई कोई फायदा नहीं हुआ हमें सॉल्व करने का, ठीक है। बी के ऊपर मूव करें। बी की जब हमने बात करा, हमारे पास में जो बी का वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 600 प्लस 1200, तो अगेन हमारा 1800 बना, तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, रोकते हैं। देन अपने पास आया 340 प्लस 1400, तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 1740, तो 1740 ऑप्शन में है, मतलब 1750 आंसर नहीं होगा। 1740 से बड़ा वैल्यू है 1750, तो दैट विल नॉट बी माई आंसर। देन ये वैल्यू हो गया 450 प्लस 1300, दैट विल बी इक्वल टू 1750, तो ये तो ऑब्वियसली आंसर होगा नहीं। ई के ऊपर बात किया, दैट विल बी इक्वल टू 3 और 2 है ना, हाँ 600 प्लस 1100, सो द वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1700, तो ये मेरा आंसर हो गया भाई। 1700 सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये मेरा आंसर हो गया। सेम गोज फॉर द फोर्थ क्वेश्चन एज वेल। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जो है वो यही कहानी मैक्सिमाइज कर देना है, मैक्सिमम करके आपको वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालोगे, कई बार क्या होता है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती है, कई बार ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाती। यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाई, तो हमारा काम जो है वो सारी एक वैल्यू चेक करना पड़ा। अगर ऑप्शन एलिमिनेट होती है तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। अब मे भी ऐसा हो मुझे मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, मे भी आपने एक केस बनाया जिसमें 2050 बैठ गई, मे भी ऐसा हो कि 2050 वैल्यू बैठ जाए, तो दैट विल बी योर आंसर, आपको कुछ और करने का जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर। मैंने जो LRDA रिवीजन वीडियो ना 4.5 आवर्स का, ये 2020 के पेपर के पहले डाला था, तो उसमें मैंने सेट थ्योरी कराया था और ऑलमोस्ट सेम 4 सेट वेन डायग्राम इसी लेवल का, इसी तरह की कंडीशंस के साथ में, और वही पेपर में आ गया भाई साहब। बच्चे बड़े खुश है यार कि सर वीडियो देखा था, पेपर में क्वेश्चन आ गया, मजे आ गए। स्लॉट 1 में भी आ गया, स्लॉट 3 में भी आ गया था, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। स्लॉट 2 में मेरा वो जो क्वेश्चन है टिक मार्क अप्रोच वाला, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हो कुछ इनकरेक्ट हो रहे हैं, वो आ गया था, वो भी रिवीजन वाले वीडियो में था, तो काफ़ी हेल्प मिल गया था उस ईयर स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरा रिवीजन वीडियो देखा हुआ था। तो अगर अभी कर रहे हो शायद कुछ अच्छा मिल जाए भाई, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन रीड करो, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो भाई डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 100 पेशेंट्स करंटली सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज वर selected to study the effectiveness of treatment of 4 types of medicines A, B, C, D. These patients were first randomly assigned into 2 groups of equal size. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, इक्वल साइज हमने रीड ही नहीं करा। देन करा called treatment group and control group. The patients in the control group were not treated with any of these medicines. Instead, they were given a dummy medicine called placebo, containing only sugar and starch. The following information is known about the patients in the treatment group. हमारा फोकस है ट्रीटमेंट ग्रुप के ऊपर। 1000 लोग थे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। ट्रीटमेंट ग्रुप का वैल्यू ऑटोमेटिकली 500 हो जाएगा क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। ABCD डिफरेंट मेडिकेशंस है। पहला पॉइंट कह रहा है टोटल ऑफ 250 पॉइंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप A मेडिसिन एंड टोटल ऑफ 210 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद द टाइप C मेडिसिन। सबसे पहली चीज़ आपको टेबल बनाना आना चाहिए, टेबल भी क्या फिगर बनाना आना चाहिए। 4 सेट वेन डायग्राम का फिगर कैसे बनता है, अगर वो आता है तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान है। तो हम लोग आज यहाँ पर वो कवर कर लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा, आपके सामने बना रहा हूँ कि किस तरह से हमारे पास में 4 सेट वेन डायग्राम का जो सिनेरियो है वो क्लियर होता है, ठीक है। देखो सर्कल की फॉर्म में आप 4 सेट वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा फिगर आउट करना कि कौन सा पोर्शन आपस में कॉमन है, कौन सा पोर्शन कॉमन नहीं है। और हमारा वेन डायग्राम बनाने का मेन मोटिव यही होता है कि हमें पता चल पाए कि कौन किसके साथ में कनेक्टेड है,
मैं एक बार ही फास्टली बता देता हूँ कि ए बी सी डी का आपस में क्या कनेक्शन होगा। मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, ठीक है। पता होना चाहिए भाई साहब ऐसे इस स्टेज के अंदर, बट नहीं पता, दैट इज़ ऑल, दैट इज़ फाइन, हम लोग करने का ट्राई करते हैं। ये देखो, ये वाला पोर्शन किसी के साथ कॉमन नहीं है तो ये ओनली ए पोर्शन है, ये किसी के साथ कॉमन नहीं है तो ओनली बी पोर्शन है, ये किसी के साथ कॉमन नहीं है तो ओनली सी पोर्शन है, ये किसी के साथ कॉमन नहीं है तो ओनली डी पोर्शन है। ये पोर्शन ए और बी में ही कॉमन है तो ओनली ए एंड बी पोर्शन है। ये पोर्शन ओनली सी एंड डी में कॉमन है तो दैट इज ओनली सी एंड डी पोर्शन। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हो जाएगा ए का, चलो पहले मैं एग्जैक्टली टू पोर्शन ही बता देता हूँ। ये वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, इसमें ए भी आ रहा है, ए इन्वॉल्व हो रहा है, और साथ ही साथ सी आ रहा है, सी के अलावा कोई नहीं आ रहा, ए आ रहा है और सी आ रहा है इस पोर्शन के अंदर, बी भी नहीं आ रहा और डी भी नहीं आ रहा, तो दैट विल बी ओनली ए एंड सी पोर्शन। सिमिलरली ये वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ए आ रहा है और डी आ रहा है, दैट विल बी ओनली ए एंड डी पोर्शन। सिमिलरली अगर ये वाले पोर्शन की बात करूँ, दैट विल बी ओनली बी आ रहा है और सी आ रहा है तो ओनली बी एंड सी पोर्शन। सिमिलरली ये वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो बी आ रहा है और साथ में डी आ रहा है, दैट विल बी ओनली बी एंड डी पोर्शन। अब एक्जैक्टली थ्री पोर्शन के ऊपर मूव करते हैं। अगर मैं ये पोर्शन की बात करूँ, यहाँ पर ए आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, बी आ रहा है यहाँ पर, सिमिलरली सी आ रहा है यहाँ पर, तो ए बी सी आ रहा है तो ओनली ए एंड बी एंड सी पोर्शन, या फिर ए बी एंड सी विदाउट डी पोर्शन भी कह सकते हो। सिमिलरली इस पोर्शन की बात करूं, यहाँ पर ए आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, बट बी इज नॉट देयर, तो आई कैन से दैट ए सी एंड डी विदाउट बी। सिमिलरली ये पोर्शन की बात करी जाए, ये वाले पोर्शन की, तो ए बी एंड डी आर प्रेजेंट, सी इज नॉट प्रेजेंट, तो ए बी डी विदाउट सी प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर ये वाले पोर्शन की बात करूंगा तो सी बी एंड डी आर प्रेजेंट बट ए इज नॉट प्रेजेंट। इस तरह से फोर सेट वेन डायग्राम चलता है। थोड़ा सा ब्रीफिंग मैंने दे दिया सो दैट पीछे का जो बैक चीजें आपको पता होनी चाहिए वो आपको पता चल जाए, ठीक है। 500 लोग हैं जो हमारे पास इन सब वैल्यूज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। पहला पॉइंट कह रहा है टोटल ऑफ 250 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए। अच्छा, एक चीज और, क्वेश्चंस की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, ऑल 4 क्वेश्चंस आर इन द थीटा फॉर्म, तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे क्वेश्चन से आपको कुछ हेल्प हो जाएगा, आपको पूरा ही सॉल्विंग करना पड़ेगा। तो उसी पूरा सॉल्विंग के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। कह रहा टोटल ऑफ 250 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए, 250 यहाँ पर आया। देन कह रहा 210 पेशेंट्स वर कलेक्टेड विद टाइप सी मेडिसिन। अब टाइप सी बोला है, कुछ लोग टाइप बी के अंदर 210 डाल देंगे, फिर करते रहेंगे, फिर बोलेंगे यार सेट थ्योरी मुझसे सॉल्व नहीं होता, मेरे लिए डिफिकल्ट है। देखो, कंसंट्रेशन रखकर ध्यान से पढ़कर ही आपको सॉल्विंग करना होगा, तो ही सॉल्व होने वाली चीज़ें हैं। जितना कंपटीशन है ना, एक एक केयरलेस मिस्टेक आपको बहुत पीछे धकेल देगी आपके रैंक को, तो हल्के में मत लो चीज़ें। थोड़ा फोकस रहो यार, और क्या कर सकते हो, थोड़ा फोकस रहो। 210 आगे वैल्यू। कोई भाई साहब कॉल कर रहे हैं, माफ़ी भाई साहब, वीडियो बना रहा हूँ आप ही के लिए, कॉल नहीं उठा सकता इस टाइम पे, व्हाट्सएप कर दिया करो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है। ये बंदा 5-6 कॉल आगे लगा था और मुझे जो दिख रहा है दूर से वो सेम ही पर्सन है जो कॉल कर रहा है। व्हाट्सएप कर दिया करो अगर बाई चांस कॉल नहीं पिक होता। इस तरह की सिचुएशन में हम लोग भिड़े होते हैं कई बार, ठीक है। चलो अगला पॉइंट कहता है जी 25 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए मेडिसिन ओनली। 25 मेडिसिन ओनली, 25 यहाँ पे डाल दिया। 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी मेडिसिन ओनली। 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी ओनली। टाइप सी के अंदर कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। हमने टाइप सी के अंदर 20 डाल दिया। ध्यान से एक एक पॉइंट भाई, अगर आपने एक भी पॉइंट पे गलती कर दी आपको पता नहीं चलेगा, आपको पूरा वेन डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा आपको यहाँ पर भरते हुए, ठीक है। पहला पॉइंट बोला 25 पेशेंट जो है वो ट्रीटेड विद ए मेडिसिन ओनली, हमने ओनली ए में अंदर डाल दिया। देन कह रहा 20 पेशेंट वर ट्रीटेड विद टाइप सी मेडिसिन ओनली, तो हमने टाइप सी के अंदर डाल दिया, उसमें ओनली टाइप सी है, ठीक है। देन कह रहा 10 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप डी मेडिसिन ओनली, तो टाइप डी मेडिसिन ओनली, तो हमने टाइप डी के अंदर ओनली 10 डाल दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा यूज हो गया। थर्ड पॉइंट कह रहा है 35 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड डी मेडिसिन ओनली। अब टाइप ए एंड डी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, टाइप ए एंड डी का पोर्शन कौन सा होता है, दैट इज दिस वन। इसमें ओनली ए है और ओनली डी है, ना तो बी है ना तो सी है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है 35 लोग ऐसे हैं जो ए एंड डी मेडिसिन ओनली में है, 35, तो यहाँ पे 35 आ गया। देन कह रहा 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड बी मेडिसिन ओनली। ए एंड बी ओनली 20 लोग हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए एंड बी में 20, ठीक है। देन उसके बाद में 30 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड सी मेडिसिन ओनली। अब ए एंड सी की बात करें, मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको कि यार ए एंड सी का पोर्शन रहता है ये वाला। अब इसमें किसकी बात कर रहा है कि 30 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आएंगे, 30 पेशेंट विद ए एंड सी ओनली। देन 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी एंड डी ओनली, सी एंड डी मशीन्स ओनली, तो सी एंड डी के अंदर 20 हैं, तो यहाँ पर हमने 20 डाल दिया, ठीक है। चलो ये भी पॉइंट पूरा यूज हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है जी 100 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एक्जैक्टली 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। अब एक्जैक्टली 3 मतलब ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, इन सब का जो वैल्यू मेरे पास 100 गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। डी पॉइंट को अभी यूज नहीं कर पाऊंगा, बाद में यूज करेंगे, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट कह रहा है 40 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन ए बी एंड सी बट नॉट विद द मेडिसिन डी। तो एक्जैक्टली 3 पोर्शन की बात कर रहा है, ए बी सी चाहिए मुझे बट डी नहीं चाहिए। ए बी सी यहाँ पर है, डी नहीं है, ठीक है। तो इस पोर्शन की वैल्यू मेरे पास में 40 दे रहा है, ठीक, 40 यहाँ पर आ गया।
देन कह रहा है 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड मेडिसिन ए सी एंड डी, बी में नहीं है, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ए सी डी है बट बी नहीं है। इसमें कितने लोग दे रहा है वो, 20 लोग दे रहा है, ठीक है। देन और आगे बढ़ते हैं। देन कह रहा है 20 स्टूडेंट्स ए सी डी बट नॉट विद, ठीक है, ये भी पूरा यूज़ हो गया, ठीक है। देन कह रहा है 50 पेशेंट्स वर गिवन ऑल द 4 मेडिसिन, 50 मतलब एग्जैक्टली 4 पोर्शन मिल गया मुझे, ठीक है, ओके। देन कह रहा है 75% वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली 1 टाइप ऑफ मेडिसिन, एग्जैक्टली 1 मतलब या तो ओनली ए होगा या ओनली बी होगा या ओनली सी होगा या ओनली डी होगा। ओनली ए का वैल्यू है 25, यहाँ पर है ओनली बी का, ओनली सी का वैल्यू 20, 45 हो गया, 45 और 10 55 वैल्यू हो गया। यहाँ पर कह रहा है 75 है तो ओनली बी का वैल्यू हो जाएगा 20, ठीक है। अब मेरे पास एक और पोर्शन बचा था, एग्जैक्टली 3 का वैल्यू वॉज गिवन टू बी इक्वल टू 100, है ना, ये डी पॉइंट में 100 दिया गया था। तो अगर 100 दिया गया था तो मतलब दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन शुड बी इक्वल टू 100, और ये पूरा का पूरा जो ये रीजन है इसका वैल्यू मेरे पास 250 है। तो आई कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू एज वेल कि भैया 25 है, चलो सॉल्व कर देते हैं। 30 20 50 90 140 160 195 और 220, मतलब यहाँ पर वैल्यू आया 30 का, मतलब 30 आया तो 40 30 70 और यहाँ पर हुआ 20 90, मतलब यहाँ पर वैल्यू बच जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पर 210 वैल्यू है तो अपने पास हो गया 30 40 70 70 और 20 हो गया 90 90 और 20 हो गया 110 120 170 190, तो यहाँ पर बचा 20 वैल्यू हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद में अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा है ना, ये वाला पोर्शन बचा। बी की वैल्यू है नहीं, डी की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो निकालने का एक ही वे है, मुझे पता है यार इन सब का ये वाली सारी वैल्यूज़ का जो सम है दैट इज इक्वल टू 50 और 500 सॉरी, तो सॉल्व कर दोगे। देखो ए पोर्शन जो है इसका तो मुझे सम ऑलरेडी पता है कि 250 है, ठीक, तो 250 तो यहाँ से सीधा सीधा आ गया। देन 20 + 20 + 10 20 + 20 + 10 50 ये आ गया, 300 वैल्यू पहुँच गया, ठीक है। 300 के बाद में 20 20 50 अगेन, तो 350 वैल्यू है, मतलब 150 वैल्यू और बचा, तो 150 का 150 वैल्यू यहाँ पर आएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या मांग रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी, ओनली बी नहीं बोला है, मेडिसिन टाइप बी बोला, ओनली बी नहीं बोला। तो आपको ये सारी वैल्यूज को ऐड कर देना और जो भी ऐड करने पे वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर। कहानी समझ में आ गया, इन सबको ऐड कर देना है, जो भी वैल्यू बनेगा दैट विल बी योर आंसर। कह रहा नंबर ऑफ पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन बी सी एंड डी बट नॉट टाइप ए, बी सी एंड डी बी सी एंड डी बी सी एंड डी बट नॉट ए, मतलब ये वाले पोर्शन की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। कह रहा हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन बी एंड डी ओनली, बी एंड डी वाला पोर्शन ये वाला था 150, ठीक है, यही था ना बी एंड डी, हाँ बी एंड डी ये वाला पोर्शन है। देन उसके बाद में नंबर ऑफ पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप डी वॉस, डी के लिए ऐड कर दोगे सारी वैल्यूज को, ऐड करोगे आपका आंसर बन जाएगा, दैट इज फाइन। देखो ध्यान रखना हमें कि यार ओनली डी मांग रहा है, ओनली डी मांगता तो ये 10 आंसर होता, डी मांग रहा है तो ये सारी की सारी आंसर होगा। यहीं पे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, पूरा काम बिगड़ जाता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, 4-5 मिनट्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम कंडीशन में आ जाए तो खुशियां मनाओ। देखो इस ईयर के जो मॉक्स है, मैं 2022 के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, इस ईयर के जो मॉक्स है उनमें सेट थ्योरी के बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे, क्योंकि लास्ट ईयर सेट थ्योरी नहीं आया, 2020 में आया था, 2021 के मॉक्स में सेट थ्योरी के क्वेश्चन थे, बट 2021 में कैट में सेट थ्योरी नहीं आया, तो 2022 के मॉक्स में आपको सेट थ्योरी ज़्यादा नहीं दिख रहा। बट ऐसा नहीं है कि आप सेट थ्योरी छोड़ दो, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, स्पेशली वेन डायग्राम के क्वेश्चंस के जो बेसिक कंसेप्ट है ना, कैट में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई-फाई वो पूछ लेगा, नॉर्मली लोग सॉल्व नहीं कर पाते, आपको नॉर्मल चीज़ें आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप भाई 30 मार खान बन जाओ सेट थ्योरी में, अब बहुत कम टाइम है, आप 30 मार खान अभी से बिल्कुल बेसिक से करके 30 मार खान बनना बहुत डिफिकल्ट है, बट आपको बेसिक कंसेप्ट तो पता रहना चाहिए ना कि यार क्या है, उतना भी पता होगा आप कर जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, स्टेटमेंट आपके सामने विजिबल है, रीड कर लो। चलो जी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसका, देखते हैं इसमें क्या था। कह रहा है 4 इंस्टीट्यूट्स हैं ABCD हैड कॉन्ट्रैक्ट्स विद 4 वेंडर्स WX Y and Z ड्यूरिंग द 10 कैलेंडर ईयर्स फ्रॉम 2010 to 2019, 10 साल का डेटा है। ईजी स्टूडेंट्स इस ईयर के हों चाहे ओल्ड स्टूडेंट्स हों, आपको याद होगा मैं हर ईयर एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें है वर्क एक्सपीरियंस। क्वेश्चन स्टार्ट होता है हर्षा, कुछ नाम आता है और मैं कुछ नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, एक हर्षा कंफर्म है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, कहता है सबका डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, और किसी का 8 साल का एक्सपीरियंस होता है, किसी का 6 साल। हर्षा हैड अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 6 ईयर्स, वैसा स्टेटमेंट आता है, वही क्वेश्चन है। वहाँ पर मैंने जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताया था वही सेम वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखते हैं यहाँ पर जो नॉन ईजी स्टूडेंट्स हैं जो नहीं रिलेट कर पा रहे, कोई बात नहीं भाई साहब, वही वाला अप्रोच डिस्कशन करूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा। कह रहा 4 इंस्टीट्यूट्स ABCD हैड कॉन्ट्रैक्ट्स विद 4 वेंडर्स WX Y and Z during the 10 calendar years from 2010 to 2019. The contracts were either multi-year contracts running for several consecutive years
और सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, या तो मल्टीपल ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे या फिर सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। नो इंस्टीट्यूट हैड मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम वेंडर, एक वेंडर के साथ में एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। नो इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट मतलब ए बी सी डी का, ऐसा नहीं कि ए के डब्ल्यू के साथ दो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या ए के एक्स के साथ या वाई के साथ या जेड के साथ दो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। Then, however, in a calendar year, an institute may have had contracts with the maximum vendors and a vendor may have had contracts with multiple institutes. दोबारा पढ़ते हैं, लाइन इंपॉर्टेंट है। However, in a calendar year, किसी भी कैलेंडर ईयर में an institute may have had contracts with multiple vendors and a vendor may have had contracts with multiple institute। मतलब किसी एक ईयर, मान लो 2012 की बात करते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2012 में एक कॉन्ट्रैक्ट ए का डब्ल्यू के साथ में चल रहा हो और एक कॉन्ट्रैक्ट ए का एक्स के साथ चल रहा हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सेम गोज फॉर द वेंडर्स एज वेल। बोला गया अ वेंडर मे हैव हैड कॉन्ट्रैक्ट्स विद मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, सेम कैलेंडर ईयर में वेंडर भी, जैसे मान लो मैं डब्ल्यू की बात करता हूँ, तो मे भी 2012 में डब्ल्यू का एक कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ चल रहा है और एक सी के साथ चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग वेंडर्स के साथ में या अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ में भी ना हो सकता है। ठीक है, चलो आगे मूव करें। ठीक है, इट इज़ नोन दैट ओवर द डेकेड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आप इस पॉइंट को कैच कर लेते आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती। इट इज़ नोन दैट ओवर द डेकेड द इंस्टीट्यूट ईच गॉट इनटू टू कॉन्ट्रैक्ट्स विद टू ऑफ दीज वेंडर्स। देखो हर इंस्टीट्यूट को दो चल रहा है, मतलब ए बी सी डी, ये बोल रहा है इट इज़ नोन दैट ओवर द डेकेड द इंस्टीट्यूट ईच गॉट इनटू टू कॉन्ट्रैक्ट्स विद टू ऑफ दीज वेंडर्स। मतलब ए के दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बी के दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सी के दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डी के दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब ए के जो दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे मे बी वो डब्ल्यू एक्स के साथ हो, डब्ल्यू वाई के साथ हो, डब्ल्यू जेड के साथ हो, डब्ल्यू एक्स वाई के साथ हो, एक्स जेड के साथ हो या वाई जेड के साथ हो, हमें नहीं पता, कोई दो होंगे और दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। ये हमें ए बी सी डी का डेटा दिया गया है। सेम फॉर द अदर पॉइंट एज वेल, दैट इज ईच वेंडर गॉट इनटू टू कॉन्ट्रैक्ट विद टू ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स। मतलब अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू का, एक्स का, वाई का और जेड का, तो इनके लिए भी सेम कंडीशन है कि यार डब्ल्यू एक्स वाई जेड को भी दो कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करना है। तो अगर डब्ल्यू एक्स वाई जेड को भी दो कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, तो पॉसिबिलिटीज फॉर डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड विल बी ए बी, ए सी, ए डी या बी सी, बी डी और सी डी। ये 6 पॉसिबिलिटीज़ है इनके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ तो पल्ले पड़ रही होगी कि भैया अगर ए के लिए भी दो हैं, डब्ल्यू के लिए भी दो हैं, बी के लिए भी दो हैं, एक्स के लिए भी दो हैं, सी के लिए भी दो हैं, वाई के लिए भी दो हैं, डी के लिए भी दो हैं और जेड के लिए भी दो हैं। ठीक है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट कनेक्शन जो है वो दो का ही बन रहा होगा कि यार ए के पास दो कॉन्ट्रैक्ट है, डब्ल्यू के पास भी दो कॉन्ट्रैक्ट है, बी के पास दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स के पास दो कॉन्ट्रैक्ट है, तो गाड़ी चलेगी। जो लेट कर रहे होंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे 2 मिनट के बाद में कर पाओगे। ठीक है, कह रहा था फॉलोइंग फैक्ट्स आर ऑल्सो नोन अबाउट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमारे पास कुछ फैक्ट्स आए, उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर देयर 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 और या 2 से ज़्यादा। ऑप्शन है 2017, 16, 15, 18, कोई आइडिया नहीं ऑप्शन क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद, ना भाई ना, इसको तो देखना पड़ेगा यार, ये क्या दे दिए हो। इन हाउ मेनी ईयर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज देयर ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, टेढ़ा है पर मेरा है, क्या करें, करना पड़ेगा। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2010, लगना पड़ेगा, कुछ और चारा है नहीं। विच इंस्टीट्यूट्स हैड मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द सेम ईयर, टेढ़ा है भाई। विच इंस्टीट्यूट्स एंड वेंडर्स हैड मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट इन एन ईयर, लगना पड़ेगा भाई, इसमें तो लग गई है लगना क्या पड़ेगा, इसमें तो लग गई है, हमें घुसना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन ही था जो थोड़ा सा बेटर था एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन, बट है इसमें भी कुछ नहीं, बात ये है कि हमें टेबल कितना अच्छे से बनाना आता है। ठीक है, अब कह रहा है यार वेंडर जेड हैड एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इन एवरी ईयर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मुझे पता है यार, ए बी सी डी है, एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, सबके अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 2000 कहाँ से कहाँ का, 2010 से लेकर 2019 का मेरे पास डेटा अवेलेबल है, 10 साल का। तो 10 के 10 साल में मेरे पास में जेड आने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ, जहाँ पर भी रैंकिंग का रूल आता है, जैसे यहाँ पर रैंकिंग का रूल आ रहा है हमारे पास में कि जो ईयर बाय ईयर डेटा है आगे बढ़ रहा है। मतलब 2010 अगर मान लो 2 साल का डेटा है, 2010 में आ रहा है तो 2011 में भी आएगा, तो दोनों साल आपस में कनेक्टेड है। मान लो 2015 और 2015 का डेटा और 4 साल का डेटा है, 2015, 16, 17, 18 4 साल का डेटा हो जाएगा, तो ईयर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ईयर को एज अ कॉलम यूज़ करना, फर्स्ट कॉलम यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। जो पिक्चराइजेशन है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दृश्यम मूवी देखे होगे ना भैया, देखने में अच्छा लगेगा, समझ में आ रहा होगा तो आपके लिए क्लैरिटी बढ़ जाएगा। आप गंदा टेबल बनाओगे, कॉम्प्लिकेट कर दोगे चीज़ों को, तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 10 से शुरू करते हैं। 2010 नहीं, 10 लिखते हैं पूरा, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थोड़ा नीट एंड क्लीन टेबल बना लेते हैं, इसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये हमारे पास टेबल बन के सामने आ गया है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता यार ऊपर क्या आएगा, मैं ABCD को डालूँ या WXYZ को डालूँ, अभी मुझे नहीं पता। वो मैं फिगर आउट करने का ट्राई करूँगा विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स कि यार ABCD को ऊपर रखने के मुझे फ़ायदा है या WXYZ को ऊपर रखने का फ़ायदा दिखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है वेंडर Z हैड एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इन एवरी ईयर। भाई अगर वो ये बात कर रहा है कि वेंडर Z हैड एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इन एवरी ईयर, तो अगर मैंने भाई साहब Z को ऊपर डाल दिया, मान लो मैंने Z को यहाँ पे डाला, तो दैट इज़ फाइन, मैं इन सब में एक एक डाल दूंगा, थोड़ा सा ईजी लग रहा है, ठीक है। एक और पॉइंट देखते हैं, वेंडर X हैड वन और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन एवरी ईयर अप टू 2015, ठीक है। मान लो मैंने डाला है X यहाँ पर, तो मुझे पता चल गया यार 2015 तक कम से कम एक होगा ही होगा, बाकी जगह पर कुछ भी नहीं होगा। तो यार ये तो थोड़ा सा अच्छा फीलिंग मुझे आ रहा है इसको लेकर। वेंडर Y हैड कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2010 एंड 19, वेंडर, ठीक है। WXYZ के ऊपर अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए, समझ में आ रहा है कि यार हाँ रिलेशनशिप बन पाएगा, कुछ ना कुछ हम आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे रखा W X Y एंड Z एंड आई विल बी फिलिंग ABCD इनसाइड द टेबल, अंदर रखने का ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या अचीव कर पाते हैं। कह रहा है वेंडर Z हैड एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इन एवरी ईयर, ठीक है, मतलब Z का कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट सब जगह पर होगा, ठीक है। वेंडर Z के लिए सब जगह पर एक एक होना चाहिए, वेंडर X का वन और मोर, ठीक है। वेंडर X के लिए लिख देते हैं 16 में नहीं होगा, 17 में नहीं होगा, 18 में नहीं होगा, 19 में नहीं होगा, 20 में नहीं होगा, ठीक, खत्म। आगे मूव करते हैं। वेंडर Y हैड कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2010 एंड 19, वेंडर Y के लिए 10 में है और अरे 20 का डाल दिया हुआ मैंने नीचे यार, 2020 तक का नहीं है, 2020 का है ही नहीं हमारे पास, 19 तक का ही डेटा अवेलेबल है, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं, हो जाती हैं गलतियाँ, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हमारे पास में वेंडर Y हैड कॉन्ट्रैक्ट इन 2010 एंड 2019, ठीक है। वेंडर W हैड कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली इन 2012, ठीक है, मतलब ओनली इन 2012 मतलब बाकी जगह पर नहीं हो गए, ठीक है। और W के अगर दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मुझे ऑलरेडी पता था ना W के दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब यहाँ पर W के दो कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, सिंगल 1 ईयर के दो कॉन्ट्रैक्ट, दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक मल्टीपल ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे और एक सिंगल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर उसका सिंगल ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे W के दो, एक 2012 में एक है और दूसरा भी 2012 में है, ठीक है। देन कह रहा है देयर वर 5 कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012 में टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओके, ठीक है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, देखते हैं। पांचवा पॉइंट कह रहा है देयर वर एग्जैक्टली 4 मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो टोटल 2 + 2 + 2 + 2 टोटल 8 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, 8 में से 4 कह रहा है मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक है, एग्जैक्टली 4 मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स थे। देन कह रहा है इंस्टीट्यूट B हैड अ 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, B का एक 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और D का एक 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और A एंड C हैड कितना 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट ईच, ठीक है। देन कह रहा था अदर 4 कॉन्ट्रैक्ट्स वर सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, कह रहा है यार B के दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, A के दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, C के दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, D के दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट 7, एक 4, एक 3 और एक 3 हो चुका है, बाकी 4 जो बचे हैं वो 1 ईयर के हैं, तो कैन आई से दैट B का जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 ईयर का होगा, D का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का, E का 1 ईयर का और C का भी 1 ईयर का, ठीक है। 8 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 4 मल्टी ईयर ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी के 4 जो बचे वो सिंगल ईयर के होंगे, 1 ईयर के होंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने अच्छा बिठा लिया। अगला पॉइंट कह रहा है इंस्टीट्यूट C हैड 1 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012, 1 और, इसको थोड़ा सा साइडलाइन कर देते हैं, ज़रूरत पड़ेगा शायद स्पेस का, इसको भी थोड़ा सा साइडलाइन कर ही देते हैं। लियो भाई, आगे मूव करते हैं, देखते हैं। C हैड 1 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012 बट डिड नॉट हैव कॉन्ट्रैक्ट इन 2011, 11 में C का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैंने निगेशन की फॉर्म में डाल दिया कि C जो है वो 2011 में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसका नहीं होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। देन कह रहा है इंस्टीट्यूट B एंड D ईच हैड एग्जैक्टली 1 कॉन्ट्रैक्ट इन 2012, B एंड D का एक ही कॉन्ट्रैक्ट है 2012 में, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यार B एंड D का एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इस तरह से, चलो फायदा हो गया साइड हटाने का कि BD का एक होगा, मैंने नोट डाउन कर पा रहा हूँ। देन कह रहा है इंस्टीट्यूट D डिड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट इन 2010 में D का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं हुआ था, ठीक है। ये भी पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, ठीक है जी, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने नोट डाउन कर लिए। तो भाई साहब जो भी था वो हमने थाली में परोस दिया है, अब थाली में परोस दिया, उसको खाना है भाई, कैसे खाएं वो ढूंढना है, ठीक है। हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यार Z के सारे ईयर्स जो है वो यूज़ हो गए। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
एक्स के 2015 तक के सारे ईयर्स यूज़ होंगे, जेड के सारे ईयर्स नीचे से लेकर ऊपर तक यूज़ होंगे, ठीक है। और मुझे क्या पता है कि यार अगर मैं जेड की बात करूँ, जेड कैसे बन सकता है यार, टोटल कितने साल का डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 साल मुझे यूज़ कराने हैं। और जेड में कितने आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 ही कॉन्ट्रैक्ट आने वाले, 2 कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से अगर मैं 10 साल यूज़ कराना चाहता हूँ तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, मैं 7+4 की हेल्प से यूज़ करा सकता हूँ। देखो 7+4 करूँगा मतलब 1 2 3 4 5 6 7, देन 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर बाकी 6 होंगे सिंगल ईयर वाले, और मतलब 6 होंगे सिंगल वाले, कोई और नहीं होगा कॉमन, और यहाँ पर बाकी 3 हो जाएंगे और एक कॉमन हो जाएगा, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। और दूसरा यहाँ पर लिख देते हैं जेड के लिए, यहाँ पर लिख देते हैं जेड के लिए अपने पास में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक हो जाएगा 7+4 कर दूँ, एक हो जाएगा 7+3 कर दूँ, क्यों कोई और पॉसिबल है क्या, मैं 7 को यूज़ किए बिना जेड की कहानी पूरी कर सकता हूँ। खुद से सोचो, अगर मुझे 10 बनाना है 2 कॉन्ट्रैक्ट्स की हेल्प से, 7 का कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा मैं जेड का 10 नहीं बना सकता, या तो 7+4 की हेल्प से बना लूँ या 7+3 की हेल्प से बना लूँ, ठीक है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मैं एक्स की बात करता हूँ, देखो एक्स की बात अगर मैं करूँ, मैं ये बात तो क्लियरली बोल सकता हूँ कि यार 7 ईयर्स वाला जो डेटा था वो कंफर्म है कि जेड में ही यूज़ होगा, क्योंकि 10 साल पूरे करने हैं, तो एक्स में यूज़ नहीं हो सकता था, एक्स में वैसे भी नहीं यूज़ हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स में मेरे पास 6 ही साल का डेटा है, 1 2 3 4 5 6, तो 7 साल तो एडजस्ट हो नहीं सकते थे। अब मुझे अगर 6 साल के अंदर कहानी एडजस्ट कराना है, तो आप बात समझ पा रहे होगे, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं एक्स की बात करूँ, एक्स में मेरे पास में सिचुएशन क्या बनेगा कि यार या तो मैं 4+3 यूज़ करा दूँ या फिर मैं 3+3 यूज़ करा दूँ। बात समझ रहे होगे, बात समझ रहे होगे, चलो ठीक है। अगर इतनी बात समझ गए हो तो आप पूरा पजल समझ गए हो क्या रहा है अल्टीमेटली, मेरे पास एक 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, एक 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, एक 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, एक 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मान लो यहाँ पर 7+4 यूज़ हो जाता है, मतलब 7 और 4 यूज़ हो गया, बचा 3 और 3, तो यहाँ पर 3 और 3 कंज्यूम हो जाएगा, खत्म कहानी। मान लेते हैं यहाँ पर 7+3 यूज़ हो गया, मतलब ये वाला 7 यूज़ हो गया, यहाँ पर 3 यूज़ हो गया, तो यहाँ पर 4+3 यूज़ कराना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि 4 मेरे पास में यूज़ होना ही होना है, कोई और कोई यूज़ हो नहीं पाएगा। 3+3 का मेरे पास फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा, अगर 7+3 ऑलरेडी एक बार बन गया तो 3+3 बन नहीं पाएगा, 4+3 बनना पड़ेगा। तो कैन वी से दैट इन जेड एंड एक्स मैं 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट और 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कंज्यूम कर लूँगा। कंज्यूम हो जाएगा भाई, मजबूरी में कंज्यूम हो जाएगा। अगर ये कंज्यूम हो गया तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट डब्ल्यू और वाई के लिए ओनली सिंगल ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बचे। अगर डब्ल्यू और वाई के लिए सिंगल ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं, आपका कहानी बहुत आसान है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें। हम क्या कह रहे हैं कि यार जेड का अगर मुझे 10 साल का डेटा यूज़ कराना था तो 7+4 से कर लूँ यूज़ या 7+3 से कर लूँ, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। सिमिलरली अगर मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, उसका अगर मैं 6 साल का डेटा यूज़ कराना चाहता हूँ तो आई कैन यूज़ 4+3 और आई कैन यूज़ 3+3। तो अगर मैं 7+4 यूज़ कर रहा हूँ तो आई एम यूजिंग दिस 7 and 4, तो मेरे पास 3 and 3 बचा, तो मुझे ये 3 and 3 यूज़ करना पड़ेगा एक्स का डेटा फुलफिल करने के लिए। एंड अगर मैं यहाँ पर 7+3 यूज़ करा रहा हूँ तो मतलब ये 7 और ये 3 यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 4 और 3 का यूज़ कराना पड़ेगा एक्स का 6 साल का डेटा पूरा करने के लिए। तो बाकी के जो डेटा बचेंगे, डेटा पॉइंट जो भी बचे, वो मेरे पास ओनली एंड ओनली किसके बचेंगे, सिंगल ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स बचेंगे। तो वी कैन टॉक अबाउट वाई नाउ कि भैया वाई का सिंगल ईयर का ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, बीच में उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं किया होगा। अब 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट उसका 2010 में हुआ और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो उसका 2019 में हुआ, ठीक है। चलो अब आप एक बात और समझो यार, अगर हमारे पास में यहाँ पर 5 साल का डेटा है, यहाँ पर 2 आ गए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी, तो मतलब यहाँ पर और यहाँ पर मिलाकर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स और आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। यहाँ पर और यहाँ पर मिलाकर 3 कॉन्ट्रैक्ट और आने चाहिए, मतलब या तो यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट आने हैं या तो यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट आने हैं। कन्फर्म बात है ना, या तो यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट आने हैं या तो यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट आने हैं, किसी ने एक जगह पर तो आने पड़ेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो 2 कॉन्ट्रैक्ट आए, मान लेते हैं यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आते हैं, ठीक है। अब Z के अंदर अगर 2 कॉन्ट्रैक्ट आने चाहिए तो या तो 7+4 की हेल्प से आएंगे, 7+3 की हेल्प से आएंगे। बट क्या 7+3 की हेल्प से 2 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉमन आ सकते हैं? कैसे आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 7+3 की हेल्प से 10 यूज हो जाएंगे, तो 2 कॉन्ट्रैक्ट आ ही नहीं सकते Z में। अगर मैं 7+3 यूज कर रहा हूँ, मुझे मजबूरी में 4+7 या 7+4 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मुझे यहाँ पर कॉमन कराना है तो 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 2013 में। मुझे 2012 में कॉमन चाहिए, नॉट पॉसिबल। दूसरा पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 2012 में चाहिए भैया, पॉसिबल नहीं है, काम खत्म हो गया। अगर यहाँ पर काम खत्म हुआ तो कैन वी से दैट यहाँ पर भैया 2 नहीं आ पाएंगे। अगर यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आ पाएंगे तो यहाँ पर आना पड़ेगा, मजबूरी है, पता चल गया। अगर यहाँ पर आना है तो यहाँ पर आने के लिए क्या वे है, क्या 3+3 की हेल्प से आ पाएगा भैया? 1 2 3 1 2 3 ना भाई ना, इससे तो नहीं आने वाला, 4+3 की हेल्प से आना पड़ेगा। और अगर 4+3 की हेल्प से आना है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 1 2 3
1 2 3 4 खत्म। अगर 4 पता चल गया कि नीचे आना है 4, ऊपर आ नहीं सकता ना, फिर भी चलो ऊपर भी बता देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3, तो यहाँ पर बन जाएगा 2013 में, मुझे 2012 में चाहिए, मतलब 1 2 3 1 2 3 4। तो मुझे 4 जो है वो कहाँ से मिलता था, डी की हेल्प से मिलता था। तो आई कैन से दैट वन ऑफ द वैल्यू विल बी डी, वन ऑफ द वैल्यू विल बी डी, वन ऑफ द वैल्यू विल बी डी, वन ऑफ द वैल्यू विल बी डी। नाउ बचता है 3 वाला। भैया अगर 3 वाला बचा, यहाँ पर कोई एक आना होगा, ये भी कंफर्म है, और कोई 3 वाला बचा। 3 वाले कौन कौन से हैं, ए और सी है, ठीक है। अब देखो सी जो है वो ना इस जगह पर आना है, 2011 में सी नहीं आना, तो आई कैन से दैट सी 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 ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, चांस ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सी मुझे पता है इस रो में सी आना नहीं है। तो भैया अगर इस रो में सी नहीं आना तो आई कैन से दैट इस पॉइंट पर ए आना कन्फर्म है, इस पॉइंट पर ए का आना कन्फर्म है, इस पॉइंट पर ए का आना कन्फर्म है, सॉर्टेड है, ठीक है। यहाँ तक भी कहानी अपना बैठ गया, कोई बात नहीं, और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं, और आगे कोई बात नहीं। अब बात बचती है अपने पास में 4 और 3 यूज़ हो गया ना, 4 और 3 यूज़ हो गया, मतलब 7 और 4 यूज़ नहीं हो सकता, अब 7 + 3 यूज़ होगा, ठीक है। अब 7 + 3 यूज़ होगा तो एक मेरे पास ए यूज़ हो गया, मतलब ये वाला यूज़ हो चुका है, एक हो चुका है डी यूज़ हो चुका है ना, डी का 4 यूज़ हो चुका है, ठीक है। बचा अपने पास बी का 7 और बचा है सी का 3। अब फिर से वही कहानी है भैया, सी जहाँ पर भी नहीं आ सकता तो सी ऊपर 3 आ नहीं पाएगा, मतलब यहाँ पर जो है वो 7 आना होगा। अगर 7 आना होगा तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट बी शुड बी प्रेजेंट हियर, 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 और बी शुड बी प्रेजेंट हियर, ठीक है। देन अपना 7 ये यूज़ हो गया। अब बचा है सी का 3, तो सी शुड बी प्रेजेंट हियर, सी शुड बी प्रेजेंट हियर, सी शुड बी प्रेजेंट हियर। कहानी सॉर्टेड है, खत्म हो गई कहानी यहाँ तक आते आते, मतलब ये वाला 3 भी ओवर हो गया। अब बचे हैं सिंगल ईयर के कॉन्ट्रैक्ट, किसका क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा अभी देख लेते हैं। देखना ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर पता है बी और डी का कोई एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, डी का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो गया, बी का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो गया, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट अब जो 2 कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं, एक ए का होगा और एक सी का होगा, क्योंकि डब्ल्यू के दोनों कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ नहीं हो सकते, दोनों से कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ नहीं हो सकते, और एक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो ही चुका है। तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ पर हो जाएगा एक ए और एक हो जाएगा सी। अब एक ए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक अपने पास सी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बचा है अपने पास बी एंड डी। अब बी एंड डी बचा है, मुझे पता है इस जगह पर डी नहीं आना है, तो यहाँ पर बी रखना पड़ेगा मजबूरी, डी आ नहीं पाएगा ना। अगर इस पॉइंट पर डी नहीं आना है तो यहाँ पर डी जो है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर डी नहीं आना तो आई कैन से दैट इट दिस पॉइंट विल बिलोंग टू बी ओनली एंड दिस पॉइंट विल बिलोंग टू डी ओनली। तो बी का भी एक साल का हो गया, डी का भी 1 साल का हो गया। ये हमारे पास में टेबल बन चुका है। टेबल बहुत नीट एंड क्लीन बना, आई होप सो आप रिलेट कर पा रहे होगे। जो मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कराया था, मैंने वहाँ पर भी सेम टेबल यूज़ कराया था, यहाँ पर भी वही सेम टेबल वही फंक्शनैलिटी के साथ में। थॉट प्रोसेस हमारा क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे का मुद्दा क्या है। अगर आप वो मुद्दा समझ गए तो आप क्रैक कर लोगे। कई बार ये टेबल को हमें मोल्ड करके कुछ और करना पड़ता है, बट क्या आप अपना डिमांड समझ रहे हो? अगर आपने अपना डिमांड समझ लिया कि भैया मेरा ये डिमांड है, उस डिमांड के पीछे मैं भाग रहा हूँ, अगर डिमांड पढ़ोगे, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर मैं इसके भी 5 पजल्स की बात कर रहा हूँ, 5 में से सिर्फ लास्ट पजल है जिसका क्वेश्चन से हमें कोई हेल्प नहीं मिला। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था, उसमें चलो था ही टीटा में, तो कोई ज़्यादा हेल्प मिला नहीं। जो थर्ड क्वेश्चन था, ये वाला पजल जो आपके सामने अवेलेबल है, इसमें क्वेश्चन देखो हेल्पफुल थे यार, क्वेश्चन के थ्रू ही हमें सॉल्विंग कर माइंड वहाँ पर खन से पहले जो क्वेश्चन आया वहाँ पर भी क्वेश्चन की ऑप्शन जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगी। एलिमिनेशन हो जाएगा 2 ऑप्शंस का या 3 ऑप्शंस का एलिमिनेशन हो जाएगा, हमारे पास आंसर आते हैं बहुत जल्दी। पहला क्वेश्चन तो यार काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था, हैविली डिपेंडेंट था ऑप्शंस के ऊपर। अगर आप ध्यान से उसको यूज़ करते हो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं। आई होप सो आपको क्लैरिटी मिला होगा, ठीक है। 2-3 बार बीच में लाइट चला गया, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगा कि लाइटिंग जो है वो एडजस्ट हो जाए एडिटिंग में। अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया तो भाई साहब माफ़ी, कुछ कर नहीं सकता था, मेरे हाथ में नहीं था, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। एफर्ट मार रहे हैं पूरा भाई, थोड़ा आप भी सपोर्ट कर दीजिए और अच्छा लगेगा। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। मेहनत करो, रुकने का भाई साहब टाइम नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, चीख कर बोल रहा हूँ, रुकने का टाइम नहीं है। रोने लग जाओगे, रोते रह जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। एफर्ट मारोगे, मे बी मार्क्स ना आए बट गिल्ट नहीं होगा। एफर्ट मारा होगा तो चांसेस बहुत आई हैं कि कुछ हो जाएगा। अभी भी इतना टाइम है, कुछ हो सकता है, रुको मत, थमो मत, ठीक है। चलो जी, आज का ओवर करते हैं। दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।